नमस्कार, प्रणाम। मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के ग्रीन टीवी किसान चौपाल में, जो हम नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में लगा रहे हैं, जिसका मकसद है मूंग व उद्यानिकी फसल प्रबंधन व आधुनिक कृषि तकनीक पर हम चर्चा करने वाले हैं। ये कार्यक्रम हम मध्य प्रदेश कृषि विभाग, आत्मा, आरडिया फाउंडेशन, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड और न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर यानी कि CNH इंडस्ट्रियल के सहयोग से कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि अगले कुछ घंटों में आप यहाँ से उपयुक्त जानकारी लेकर जा रहे हैं। आज का कार्यक्रम जो है सभागार स्वामी विवेकानंद PG महाविद्यालय में कर रहे हैं, इतवारा बाजार, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में। तो अगले कुछ घंटों में आप यहाँ से कुछ उपयुक्त जानकारी लेकर जाएंगे। हमारे साथ कई सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे जुड़े हैं, जो आपको अलग अलग विषयों पर जो है वो बताएंगे, चर्चा करेंगे। और जितने भी हमारे स्पीकर्स होंगे, उनके बोलने के बाद वो आपसे एक सवाल पूछेंगे। आपको हाथ खड़ा करना है, आपके पास माइक आएगा और जो भी सही जवाब देंगे उनको कुछ इनाम दिया जाएगा हमारी तरफ से। तो आप लोग अपना मोबाइल साइलेंट पे कर लीजिएगा और प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी, यहाँ पे हमारे जितने भी किसान भाई आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। और अब हम स्वागत करेंगे हमारे आज के विशेषज्ञों का। तो सबसे पहले हैं हमारे बीच मिसेस शिल्पी नीमा मैम, सहायक संचालक कृषि ADA नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से। हमारे बीच हैं डॉक्टर दीप्ति यादव मैम, ADA SAETC नरसिंहपुर से। मैम, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारे बीच हैं डॉक्टर रश्मि ठाकुर मैम, ADA नरसिंहपुर। मैम, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे बीच है मिसेस शिल्पी गुप्ता मैम, RHEO। मैम, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारे बीच डॉक्टर SR शर्मा सर हैं, साइंटिस्ट कृषि विज्ञान केंद्र नरसिंहपुर से। सर, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे बीच हैं डॉक्टर निधि प्रजापति मैम, साइंटिस्ट कृषि विज्ञान केंद्र नरसिंहपुर से। मैम, आपका भी स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। हमारे बीच हैं मिस्टर जितेंद्र कुमार सिंह सर, डेप्टी जनरल मैनेजर जबलपुर धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से। सर, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे बीच हैं मिस्टर महेश शर्मा सर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से। सर, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे बीच हैं मिस्टर विवेक खेमरिया सर, टेरिटरी मैनेजर CNH इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड से। सर, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे बीच है मिस्टर राम किनकर वर्मा जी, एरिया सेल्स मैनेजर धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से। तो हमारे बीच एक और एक्सपर्ट है, ये है डॉक्टर सुभाष नागवंशी जी, आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर से, आयुष विंग से। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का कार्यक्रम में हमारा जो मकसद है, जो टॉपिक है, वो है मूंग व उद्यानिकी फसल प्रबंधन एवं आधुनिक कृषि तकनीक पर हम चर्चा करेंगे। और ये कार्यक्रम जो है वो हम ग्रीन टीवी किसान चौपाल देश भर में लगाते हैं। कृषि विभाग, KVK, हमारा फाउंडेशन, आरडिया फाउंडेशन के सहयोग से, साथ में यहाँ पे हम धानुका एग्रीटेक और न्यू हॉलैंड के सहयोग से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आपको हमारे जितने भी स्पीकर्स होंगे वो कम समय में ज़्यादा जानकारी देंगे, 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट सभी लेंगे। आपको सभी को गौर से सुनना है और उनके बोलने के बाद वो आपसे एक सवाल पूछेंगे, जो भी सही जवाब देंगे उनको कुछ इनाम दिया जाएगा। तो सबसे पहला हम लोग जो है वो स्पीच शुरू करते हैं, अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगी डॉक्टर निधि प्रजापति मैम से, साइंटिस्ट कृषि विज्ञान केंद्र नरसिंहपुर। मैम, आप आइए और मृदा जांच करवाना क्यों ज़रूरी है और न्यूट्रिएंट और फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट मूंग में कितना ज़रूरी है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए प्लीज़। नमस्कार। यहाँ उपस्थित कृषि विभाग के अधिकारी, साथ ही अपने कृषि चौपाल से जो संबंधित अधिकारी जो यहाँ उपस्थित है, आज जो विषय पर अपन चर्चा कर रहे हैं, अभी किसान भाई हमारे यहाँ नरसिंहपुर में मूंग के विषय पे आज चर्चा के लिए चौपाल आयोजित की गई है। अभी जैसे मैडम ने बताया कि पोषक तत्व और अपने को मृदा परीक्षण क्यों जरूरी है और क्यों करना चाहिए। एक पहली बात तो मैं बता दूं कि मूंग एक अपनी दलहनी फसल है, सभी को पता है, बहुत कम समय में हो जाती है और बहुत कम अवधि में अधिक उत्पादन भी देती है। इसीलिए किसान नरसिंहपुर में इस तरीके का फसल, दलहनी फसल मूंग, सबसे कम समय में होने वाली, अधिक उपज देने वाली किस्म का प्रयोग कर रहा है। साथ ही साथ ये फसल चक्र के लिए भी बहुत अच्छा, मतलब अपना दलहनी फसल है, मूंग हो, उड़द हो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अपने को नाइट्रोजन मिट्टी में मिलती है।
जैसे मैडम ने बताया कि अपने को क्यों मिट्टी परीक्षण कराना जरूरी है। सबसे पहले आपको बता दूं, सभी जानते हैं कि अपने कुछ मेजर और माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत ज़रूरी है जो हमने फसल के लिए समय समय पर दिया जाता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास। किसान जो अभी अपने क्षेत्र में मैं देख रही हूँ, अभी लगातार यहाँ 5 वर्षों से मैं यहाँ मेरी यहाँ ज्वाइनिंग है और पदोन्नति यहीं पे है, तो मैं देख रही हूँ कि इसमें किसान डाल तो रहा है मूंग में, अच्छी से अच्छी उपज भी ले रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो NPK क्यों दे रहा है। उसको पता है कि यूरिया देना है, इसलिए वो यूरिया दे रहे हैं, DAP के थ्रू दे रहे हैं, NPK अलग अलग न्यूट्रिएंट के थ्रू दे रहे हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि जो पोषक तत्व है उसमें सबसे ज़रूरी और तीनों का क्या मतलब आपको मिश्रण रखना चाहिए जिससे आपकी उपज भी अच्छी हो और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनी रहे। मूंग एक ऐसी दलहनी फसल है, आप सभी को पता है कि मूंग में जड़ों में एक जीवाणु गांठ पाई जाती है जिसमें एक जीवाणु होता है, राइजोबियम जीवाणु, जो नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करता है। वैसे भी मूंग में आपको बताया जाए एक बहुत अच्छी हरी खाद है जो गर्मी के समय में अगर आप लेने के बाद उसको मिट्टी में मिलाते हैं तो आपके 40 से 60 किलो नाइट्रोजन आपको मिट्टी में उपलब्ध हो जाता है। N आपको पता है कि N आप जरूरी है, यूरिया बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको वो क्लोरोफिल कंटेंट आपकी ग्रीनरी, आपकी तने के बढ़ाव के लिए, पत्ती के लिए, शाखा के लिए, और आपका जो फास्फोरस है वो जड़ों की वृद्धि के लिए, और जो पोटेशियम है, पोटेशियम गर्मी में बहुत ही जरूरी न्यूट्रिएंट है। आप देख रहे हैं अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर आज कितना है बता सकते हैं कोई? कितना टेम्परेचर है आज? 40 डिग्री के आसपास होगा, है ना? तो आपको समझ में आ रहा है कि आप पोटेशियम अगर नहीं देते हैं, और मिट्टी में अपन पानी कितनी बार दे रहे हैं? लगातार हर 5 दिन, 6 दिन, 8 दिनों में दे रहे हैं। पोटेशियम एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो किसी भी अवस्था में, चाहे सूखा हो, गर्मी हो, ठंड हो, बरसात हो, अपने पौधे को रेजिस्टेंट बनाने का काम करता है। उसके अंदर जैसे आपकी पत्ती आप होती है ना, मूंग की पत्ती, 8-10 दिन के बाद आप चालू कर देते हैं पानी देना। पत्तियों में क्या होता है? स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा मतलब उसमें छिद्र होते हैं। पानी कहाँ से जाता है? जड़ से पानी ऊपर जाता है, अब उसके बाद ऊपर वाष्पीकरण के थ्रू उड़ जाता है। लेकिन जो पोटेशियम आप जब देते हैं, MOP, मैं म्यूरेटा पोटास की बात कर रही हूँ, समझ रहे हैं ना आप लोग? K की बात कर रहे हैं अपन, यूरिया, SSP, MOP देते हैं, तो आप जो K दे रहे हैं, K न्यूट्रिएंट है, वो अपना जो स्टोमेटा होता है उसमें जो छिद्र होते हैं उसको अपना खोलने का यानी बंद करने का काम करता है। खुला रहेगा स्टोमेटा तो पानी ऊपर चला जाएगा, आपको ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत होगी। अगर आपका स्टोमेटा बंद होगा, रंध्र कहते हैं, छिद्र कहते हैं, वो अगर बंद होगा तो आपका पानी बहुत जल्दी नहीं सूखेगा। साथ ही साथ जैसे आपका भूमि में मतलब पानी की कमी हो जाती है, इसके अंदर पोटेशियम में एक एंजाइम होता है जो भूमि के अंदर एक्टिविटी करता है जिससे कि आपका पानी बहुत समय तक उसमें बना रहता है, जिसको बोलते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बनी रहती है। साथ ही साथ पोटेशियम का एक महत्वपूर्ण काम है रोग एवं कीट से लड़ने के लिए आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। पोटेशियम को किसी भी रूप में आपको देना जरूरी है। साथ ही साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट सल्फर है, जैसे जिप्सम है, ये सब भी अपने को देना जरूरी है। वैसे भी अपन जान रहे हैं कि यहाँ पे कुछ किसान अपन ऑर्गेनिक रासायनिक तरीके से भी खेती कर रहे हैं और कुछ जैविक तरीके से भी कर रहे हैं, है ना? लेकिन उसका एक इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट भी किया जा सकता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अपन इसमें कुछ अपन ग्रीन मैन्योरिंग करें, कुछ अपन गोबर की खाद लें और कुछ वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करें, साथ ही साथ इसमें न्यूट्रिएंट का भी उपयोग करें। जैसे अपन मैडम बोल रही कि उसमें अपने को मिट्टी परीक्षण कराना चाहिए। जब अपन खाद देते हैं तो आपको तो पता है कि इसमें यूरिया दे रहे हैं,
एक बोरी यूरिया, आपको कितना ज़रूरत है? 20 केजी नाइट्रोजन मूंग में ज़रूरत होती है। जब एक बोरी अपन यूरिया देते हैं, 100 किलो में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? 46% नाइट्रोजन होता है। तो 46% और 45 किलो की बोरी अपन जब देते हैं तो उसमें 20 किलो नाइट्रोजन आपको उपलब्ध हो जाता है ना। वही अपन अगर डीएपी से देते हैं, डीएपी में कितना होता है? 18% आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है 46%। उसका देखिए 46% उसमें नाइट्रोजन, मतलब आपका हो गया 20 केजी आपका चला गया, 18 से 20 केजी आपको नाइट्रोजन चाहिए और 50 से 60 केजी आपको फास्फोरस चाहिए। अब बस बची अपनी पोटास, तो वो 30 केजी के हिसाब से 20 केजी के हिसाब से आप दे सकते हैं। एमओपी के थ्रू दे, या तो म्यूरेट ऑफ पोटास के थ्रू या सल्फेट ऑफ पोटास के थ्रू, है ना, अपन दे। अगर आप उस समय भी नहीं दे पा रहे हैं तो खड़ी फसल में भी अपन 15 से 20 ml अपन वाटर में मिला के उसको भी स्प्रे कर सकते हैं। वो भी एक बहुत अच्छा, देखिए जब भी अपन उर्वरक दें, यूरिया सभी को पता है कि यूरिया एक ऐसी खाद है सबसे ज़्यादा डिमांड है, और इसी की डिमांड बढ़ने के कारण आज एक नया आविष्कार कर दिया गया है, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी। आप यूरिया की एक चीज़ देखिए कि यूरिया डायरेक्ट क्या नीचे मिल जाता है अपने को प्लांट में? नहीं मिलता है ना। जब अपन डालते हैं, जब बेसल डोज डाला जाता है तो वो पानी के साथ घुल के पहुंचता है, और अगर छिड़क के डाला जाता है, ब्रॉडकास्ट किया जाता है, तो वो आपका प्लांट के थ्रू जाता है। लेकिन अगर उसकी ज़्यादा मात्रा हो जाती है, आप सभी देखे होंगे, तो पत्तियाँ जल जाती। इससे अपने को बचाने के लिए कि लिक्विड क्या होता है आसान, ये आप जो नैनो डीएपी का नाम सुने हैं ना, अपनी दलहनी फसल के लिए बता रही हूँ, बहुत अच्छा। अभी एक जैविक तरीके से, मतलब जैविक भी नहीं बोलना चाहिए, एक अपना ये तरल जैविक खाद के रूप में उपयोग हो रहा है ना। तो उसके क्या है, जो कण है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो 1000 नैनोमीटर से भी छोटे पार्टिकल हैं। इतने छोटे पार्टिकल है कि अपन देख भी नहीं सकते। तो वो क्या आसानी से पौधों को, जड़ों को, पत्ती को, तने को आसानी से मिल रहे हैं। इसको हम बहुत अच्छा उपयोग बीज उपचार में भी कर सकते हैं। 5 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से डाल सकते हैं, या स्प्रे करेंगे अपन तो अपन 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से पंप में अपन डाल सकते हैं। स्प्रे 2 स्प्रे, देखिए दलहनी फसलों में आपको एक ही बार ज़रूरत है। अपन फूल आने की अवस्था में उसके पहले आप एक स्प्रे करेंगे तो वो आसानी से आपकी बढ़वार के लिए उपयुक्त है। यूरिया कभी भी एक ही बार दलहनी फसलों में बेसल डोज में दिया जाए। क्यों बाद में नहीं दिया जाए? कभी डबल आप डालते हैं? नहीं डालते ना, क्योंकि दलहनी फसलों में बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग हो जाएगी। जितना ज़्यादा उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ बोलते हैं कि पत्तियाँ ज़्यादा आ गई, शाखा ज़्यादा आ गई, तो क्या उतने ज़्यादा पॉट्स आ जाएंगे? ऐसा नहीं है, ज़्यादा आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाएगी, लेकिन आपके पॉट्स और जो बनने हैं वो कम बनेंगे। आपको बाद में कभी भी यूरिया नहीं देना है। आपको यूरिया स्टार्टिंग में ही बेसल डोज में जो भी खाद है दलहनी फसल में, मूंग की बात करें, उसमें आप NPK, आप जैसे ही बुआई के समय खेत तैयार करके कूड़ बनता है, जब अपन नाली बनाते हैं, या साथ में डाल के करें या उसमें अपन नीचे बीज डालने के बाद करें। कभी भी ऊपर से स्प्रे नहीं करेंगे, है ना। न्यूट्रिएंट का मिट्टी परीक्षण, मिट्टी देखिए, मिट्टी आप सभी देख रहे हैं कि अपने यहाँ की मिट्टी काली मिट्टी है, ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा है, अच्छा था, अच्छा है नहीं, है ना। अभी कितना, अभी सभी को पता है कि सभी जांच कराते हैं अपनी अपनी मिट्टी का। मुश्किल से 0.4 से 0.5% तो बहुत मैक्सिमम बोल रहे हैं। क्यों सर, इतना ही होगा ना? है कोई कराया है मिट्टी परीक्षण? यहाँ पे बैठे हुए हैं किसान भाई, कितना है आपकी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन? खड़े होके बताइए। 0.65 जैविक कार्बन। अच्छा, जैविक कार्बन, अब देखिए वो बता रहे 0.65 है उनकी मिट्टी में, है ना। तो आप जैविक, आपको जैविक कार्बन जो बात करें ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने की, है ना, तो मिट्टी में अपने को ये अगर बढ़ाना है लगातार, तो 2 चीज़ों का प्रयोग बहुत ही जरूरी है। FIM सभी सुने होंगे, सड़ी हुई गोबर की खाद। जब आप यूरिया देते हैं, एक बोरी यूरिया दिए, 20 kg नाइट्रोजन गया, जब वहीं आप अपन 100 किलो गोबर की खाद दे रहे हैं,
गोबर की खाद में 100 किलो में 0.5% नाइट्रोजन होता है। कितना होता है? 0.5% मात्र। अगर आपको 20 किलो नाइट्रोजन की बराबरी करनी है तो आपको 4 टन के आसपास देना पड़ेगा आपको गोबर की खाद, क्योंकि वो आसानी से ये आपको जल्दी उपलब्ध हो जाता है, यूरिया तुरंत पहुंच जाता है, लेकिन ये आपके 1-2 महीने धीरे धीरे सड़ने के बाद मिट्टी में पहुंचती है। एक बहुत अच्छा सोर्स अपनी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का है, वो है वर्मी कंपोस्ट, केचुए की खाद। बहुत आज किसान अपने यहाँ बहुत अच्छे से कर भी रहे हैं और उसका उपयोग भी कर रहे हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि आपकी मिट्टी में केचुए बिल्कुल भी नहीं है। 3 से 4 सेंटीमीटर तक अगर मिट्टी खोद लेते हैं या 1 फीट 2 फीट तक भी केचुए आपकी मिट्टी में नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि हम इतना रसायनों और कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं, खरपतवार नाशक का भी उपयोग कर रहे हैं। लगातार हम पहले बाद में और लगातार 4 से 5 बार इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा नहीं तो कम से कम साल में अपन 2 से 4 टन अपने भूमि में डाल दें। केचुआ देखिए, केचुआ आपकी मिट्टी को अच्छा तो करता ही है, जो भी आपके ऑर्गेनिक कार्बन उसको मिला के उसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी बढ़ाता है। ग्रीन मैन्योरिंग भी सुने होंगे, सुने ना? ग्रीन मैन्योरिंग, हरी खाद, जानते हैं हरी खाद के बारे में? कोई कभी किए हैं हरी खाद? अभी बोल रही ना मैं, मूंग एक हरी खाद है, सन है, ढेचा है। गर्मी के समय में लगाकर उसे बरसात में अपन मिट्टी में मिला देते हैं रोटावेटर कल्टीवेटर के थ्रू, जिससे अपनी मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। अपने को क्या करना है अपनी मिट्टी, हाँ खड़े बोलिए, हाँ ढेचा, ढेचा ही बोल रही मैं, सन और ढेचा है ना, बहुत अच्छा ऑर्गेनिक मतलब हरी खाद का बहुत अच्छा सोर्स। मूंग में भी देखे तो अपन मूंग भी बहुत अच्छी है कि हरी जो भी अपनी दलहनी फसल है, क्योंकि सब नाइट्रोजन फिक्स करती है। मिट्टी की जांच अगर आप करा के उसमें संतुलित मात्रा में उर्वरक देते हैं, जैसे अभी भैया बताया कि उनकी मिट्टी में 0.6% है। आप अगर थोड़ा आपको पता हो कि आपकी मिट्टी में 0.2, 0.63 जो भी है, तो आप उतना आप न्यूट्रिएंट उसमें दे सकेंगे, यूरिया की मात्रा बढ़ा सकेंगे। लेकिन आपको ऐसे नहीं कि आपको पूरी तरीके से रासायनिक उर्वरकों के ऊपर ही डिपेंड रहना है। आपको साथ में जैविक भी, जैविक में सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ उसमें गोबर की खाद वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें, साथ में अपन अब किसान यहाँ जैसे कर रहा है, गन्ने के साथ मूंग की खेती कर रहा है, गन्ने के साथ उसमें मूंग भी लगा रहा है, धनिया भी लगा रहा है, वेजिटेबल्स भी लगा रहा है, बहुत सारी खेती एक साथ कर रहे हैं। तो वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। मल्चिंग करके अपन उसमें मिला के मिट्टी में या आच्छादन करके कवर क्रॉप के रूप में अपन, ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। 3-4 ऐसी है। देखिए खेत में आप जब फसल ले रहे हैं तो 3 चीज़ों से आपको नुकसान हो रहा है, बस एक वीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं आप। इन चीज़ों से बचाव के लिए आपको एक इंटीग्रेटेड समग्र रूप से आपको तीनों चीज़ों का उपयोग संतुलित मात्रा में करना है। मूंग की बात करें तो अभी यहाँ जैसे आज मूंग के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ के किसान वैसे ही बहुत अच्छी किस्म का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी किस्म MH1142 के बारे में बताना चाहूँगी। हिसार से रिलीज़ हुई है 2020 में। मूंग में सबसे अधिक परेशानी होती है मोजेक, पीला मोजेक होती है ना, सफ़ेद मक्खी से जो होती है, ये उसके प्रति रेजिस्टेंट है। अगर आपको ये वैरायटी लेनी है तो ये हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में भी इस साल तो ख़त्म हो गई, लेकिन आप संपर्क कर सकते हैं। अगले साल हर साल सर्टिफाइड सीड हमारे यहाँ उपलब्ध होता है ना। आप लोग नंबर लेके हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। सर्टिफाइड सीड हमारे यहाँ, पहली बात आपको अच्छा बीज लेना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग के और कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं, बाकी मैडम अभी अनुरोध है कि वो अगला टॉपिक पे चर्चा करेंगे, है ना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी एक्सपर्ट्स हैं जो बताएंगे उससे रिलेटेड एक सवाल पूछेंगे, आपको हाथ खड़ा करना है, आपके पास माइक आएगा, जो भी सही जवाब देंगे उनको कुछ इनाम दिया जाएगा। मैम, पेंडामेथिलिन आप कितने इसका फॉर्मुलेशन का लेते हैं यही बता दीजिए। 30% आपका जहर है जो वीडीसाइड को ख़त्म करता है ना, और जो 70% है वेस्ट मटेरियल, ठीक है, तो कैलकुलेट उसके थ्रू किया जाता है, ठीक है। धन्यवाद। मैम सर आ जाइए, स्टेज पे आ जाइए।
जो मेन मकसद था मैम का जो सवाल था उसका जो जवाब दिया उनको इनाम दे रहे हैं। मैम बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो जैसे कि आज का जो हमारा कार्यक्रम है, फिर से मैं बता दूं, मूंग व उद्यानिकी फसल प्रबंधन और आधुनिक कृषि तकनीक पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो जो नेक्स्ट हमारे स्पीकर आ रहे हैं वो आपको आधुनिक कृषि तकनीक के कुछ तकनीकों के बारे में बताने वाले हैं, कुछ मशीनीकरण के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे बीच मिस्टर विवेक जी हैं, टेरिटरी मैनेजर न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर से। सर आप आइए और हमारे दर्शकों को कुछ महत्वपूर्ण मशीनों के बारे में जानकारी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर और इस कार्यक्रम में आए सभी वरिष्ठ शिक्षक गणों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं न्यू हॉलैंड परिवार की तरफ से, और गांव-गांव से आए सभी किसानों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं जो इतने व्यस्त शेड्यूल में समय निकाल के इस कार्यक्रम के साथ ही एक बार मैं ग्रीन टीवी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम को आज हम लोगों के बीच में रखा। एक बार ग्रीन टीवी के लिए सभी लोग तालियां बजा दें। जैसा कि आप जानते हैं मैं न्यू हॉलैंड की तरफ से हूं और न्यू हॉलैंड हमेशा से कृषि कार्यों में और कृषि में आधुनिक तकनीक के लिए जाना जाता है। अगर न्यू हॉलैंड का इतिहास देखा जाए तो न्यू हॉलैंड ने 1907 से ट्रैक्टर बनाने स्टार्ट कर दिए थे। विश्व स्तर पर न्यू हॉलैंड 1907 से ट्रैक्टर बना रहा है और हमेशा से ये विश्व की अग्रणी कंपनियों में गिना गया है। इसके साथ ही न्यू हॉलैंड हमेशा से हर कृषि उपकरण को बनाने में आगे रहा है। न्यू हॉलैंड ना सिर्फ ट्रैक्टर, इसके अलावा हार्वेस्टर, कंबाइन हार्वेस्टर, शुगर कैन हार्वेस्टर, इन सब चीज़ों को बनाने में भी जाना गया है। न्यू हॉलैंड, हर किसान की असली ताकत, दे किसान को ऊंची उड़ान। न्यू हॉलैंड, ग्लोबल कंपनी CNH की बुलंद पहचान। CNH विश्व भर में अपनी 42 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के साथ 170 देशों में लिख रहा है विकास का नया इतिहास, जिसकी सालाना आय है 2 लाख करोड़ रुपए। CNH को मजबूती देते हैं इसके 3 पिलर्स: एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन और फाइनेंशियल सर्विसेज। CNH ग्लोबल के ही नक्शे कदम पर चल रहा है CNH इंडिया, और इसकी बुनियाद में भी हैं वही 3 मजबूत पिलर्स। साथ ही अपने 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के जरिए CNH इंडिया 75 से भी ज्यादा देशों में प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहा है और इन वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स को अपनी कटिंग एज इंजीनियरिंग और इनोवेशन से सपोर्ट करते हैं इंडिया के 4 एडवांस्ड R&D केंद्र, जिनमें शामिल है इंडिया टेक्नोलॉजी सेंटर। ग्लोबल R&D का एक अहम हिस्सा CNH इंडिया के हैं 3 बेहतरीन ब्रांड्स, जिन्हें सपोर्ट करता है CNH कैपिटल, जो कस्टमर्स और डीलर्स को देता है रिटेल और होलसेल की फाइनेंशियल सेवाएं, जैसे फ्लेक्सिबल पेमेंट टर्म्स और इंटरेस्ट फ्री टर्म्स। CNH इंडिया का कंस्ट्रक्शन ब्रांड केस कंस्ट्रक्शन, जो अपने क्षेत्र में एक जाना माना नाम है, और एग्रीकल्चर ब्रांड्स में शामिल है केस IH, जो भारत में मैकेनाइज्ड शुगर हार्वेस्टिंग की शुरुआत के लिए विख्यात है, और न्यू हॉलैंड, जो ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, इंप्लीमेंट्स और बेलर्स जैसी एग्रीकल्चरल मशीन्स का है चैंपियन। 125 सालों से दुनिया भर के किसानों के दिलों पर राज कर रहा है न्यू हॉलैंड। भारत में न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत हुई 1998 से। अपने शुरुआती दिनों से ही न्यू हॉलैंड ने भारत की फार्मिंग को बनाया है आसान और फायदेमंद। भारतीय कृषि की जरूरतें बदल रही हैं, उसी के हिसाब से न्यू हॉलैंड अपनी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी से इंस्पायर्ड होकर भारत में ला रहा है नई टेक्नोलॉजी से सुसज्जित प्रोडक्ट्स। न्यू हॉलैंड आप तक लाता है आपकी कृषि और कमर्शियल एप्लीकेशंस के मुताबिक हर सेगमेंट के ट्रैक्टर्स। भारत की जमीन भारत की ही तरह डाइवर्स है। इसका भूगोल, मिट्टी और फसल
सब में बहुत भिन्नता है। न्यू हॉलैंड ये समझते हैं, तभी तो है इसके पास हर प्रकार की एग्रीकल्चरल मशीनरी। मिट्टी चाहे गीली हो, सूखी हो, नर्म हो या कठोर, और फसल चाहे धान हो, गेहूं हो, गन्ना हो या कपास, न्यू हॉलैंड ऐसे हर हालात को ध्यान में रखते हुए आपके हर काम के लिए लाते हैं सर्वोत्तम प्रोडक्ट्स। कृषि के लिए भूमि तैयार करनी है या बुआई, कटाई करनी है या कटाई के बाद होने वाले कृषि कार्य, अब रहिए बेफिक्र। न्यू हॉलैंड के पास है हर समाधान। इसलिए न्यू हॉलैंड मतलब कंप्लीट फार्म मैकेनाइजेशन सॉल्यूशन। न्यू हॉलैंड अपने 500 से भी अधिक डीलर्स के साथ कस्टमर्स की हर मुश्किल को बनाते हैं आसान। तभी तो आज 5 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स न्यू हॉलैंड परिवार का अटूट हिस्सा हैं। न्यू हॉलैंड, भारतीय किसान की पहचान। तभी तो है ये हर किसान का अभिमान। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू हॉलैंड का इंडिया में 3 प्लांट हैं। पहला प्लांट है ग्रेटर नोएडा में, जहां पे हम ट्रैक्टर का निर्माण करते हैं। दूसरा प्लांट है हमारा पीतमपुर में, जहां पे कि हम केस के जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट रहते हैं उनका निर्माण करते हैं। और तीसरा प्लांट हमारा पुणे में है, जिसमें हम हार्वेस्टर, हमारे 3 हार्वेस्टर आते हैं। एक आता है शुगर कैन हार्वेस्टर, दूसरा कंबाइन हार्वेस्टर और तीसरा फॉरेज हार्वेस्टर, जो बड़ी डेयरियों में पशुओं के लिए चारा काटकर इकट्ठा करने का काम करता है। न्यू हॉलैंड भारत में 17 हॉर्स पावर से लेकर 105 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर बना रहा है और किसानों के बीच पहुंचा रहा है। अगर आप देखेंगे इस पीपीटी में, तो हम एक पूरा जो कृषि समाधान है वो प्रदान करते हैं, जिसमें कि कृषि के उपकरण, ट्रैक्टर और उसमें चलने वाले सभी प्रकार के साधन सम्मिलित हैं। जैसे अपने यहाँ पे बात कर रहे हैं नई तकनीकों का, तो नई तकनीकों में क्या है, पहले के समय में जब ट्रैक्टर चलते थे और आज के समय में जो ट्रैक्टर चलते हैं उनमें बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। पहले 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर एक किसान भाई के लिए बहुत अच्छा माना जाता था। वो अपने सारे समाधान, सारे कार्य उस 35 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर से कर लिया करता था। बट आज के समय में जिस हिसाब से ज़मीनें हो गई हैं, ज़मीनें जितनी कड़क हो गई हैं और जो नए नए साधन आ गए हैं कृषि कार्य में चलने के लिए, तो 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर आज उपयुक्त नहीं है उन चीज़ों को चलाने के लिए। तो ये जो चेंजेस हुए हैं, इसके साथ तकनीक में भी चेंजेस हुए हैं। 2 व्हील ड्राइव की जगह 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर आने लगा है। और न्यू हॉलैंड हमेशा से अपने हर मॉडल को 4 व्हील ड्राइव के रूप में देता रहा है। 17 हॉर्स पावर से लेके 105 हॉर्स पावर तक का हर ट्रैक्टर न्यू हॉलैंड का 4 व्हील ड्राइव के रूप में आता है। इसके अलावा कुछ जो चीज़ें जो न्यू हॉलैंड इस इंडिया मार्केट में आप लोगों के बीच सबसे पहले लेके आया, जैसे तेल में डूबे हुए डिस्क ब्रेक। किसी कंपनी के ट्रैक्टर में तेल में डूबे हुए डिस्क ब्रेक नहीं आते थे। तेल में डूबे हुए डिस्क ब्रेक लेकर आने वाली पहली कंपनी न्यू हॉलैंड है। पावर स्टीयरिंग, 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन, डबल क्लच। आपको पीटीओ का काम करने के लिए एक अलग क्लच दिया रहता है, उसका लीवर अलग रहता है। और आपका ट्रैक्टर चलाने के लिए, ट्रैक्टर का काम करने के लिए एक क्लच अलग दिया हुआ रहता है। इसको डबल क्लच बोलते हैं। इस पद्धति को ट्रैक्टर में लेके आने वाली न्यू हॉलैंड पहली कंपनी रही है। लिफ्टोमेटिक बटन, न्यू हॉलैंड हमेशा से अपने हर एक ट्रैक्टर में लिफ्टोमेटिक बटन देता है। लिफ्टोमेटिक बटन का क्या काम है, आप जैसे सीड ड्रिल से बुआई कर रहे हैं, तो जब भी आप सीड ड्रिल से बुआई कर रहे हैं तो आपको जब मोड़ पर सीड ड्रिल को उठाना रहता है और वापस गिराना रहता है, तो सीड ड्रिल ऊपर नीचे हो जाती है, तो उस पूरे खेत में एक जैसी बुआई नहीं आती है। बट लिफ्टोमेटिक बटन से आप एक बार लिफ्ट को सेट कर सकते हैं। आपको जिस गहराई पे सीड ड्रिल को चलाना है उस पर आपने उसको सेट कर दिया। जब भी आप ट्रैक्टर को पलटाएंगे तो आपने बटन से उस सीड ड्रिल को उठा लिया, वापस ट्रैक्टर को घुमाने के बाद उसी बटन से सीड ड्रिल आपकी उसी पोजीशन पे चली जाएगी जो पिछले फेरे में सीड ड्रिल चल रही थी।
और इस पद्धति को देने वाली न्यू हॉलैंड पहली और इकलौती कंपनी है। इसके अलावा हाइट लिमिटर एक ऑप्शन आता है। हाइट लिमिटर का काम क्या है? आपको आपका उपकरण को जितनी ऊंचाई तक उठाना है आप उसको सेट कर सकते हैं। एक बार आपने सेट कर लिया कि मुझे 1.5 फीट उठाना है, मुझे 2 फीट उठाना है, आपने उसको सेट कर लिया है, तो जब भी आप लिफ्ट के माध्यम से उस उपकरण को उठाएंगे तो वो 2 फीट ही उठेगा, उससे ज़्यादा नहीं उठेगा। जो बड़े उपकरण हैं जैसे सुपर सीडर आने लगा है, सीट ड्रिल आने लगी है, प्लाऊ आने लगी है, इसमें इस जो हाइट लिमिटर है इसका बहुत उपयोग होता है। इसके अलावा न्यू हॉलैंड असिस्ट रैम भी देता है। असिस्ट रैम का कार्य क्या है? असिस्ट रैम आपकी लिफ्ट की कैपेसिटी को 500 किलो बढ़ा देता है। आपकी लिफ्ट की कैपेसिटी को 500, जो भारी उपकरण आज के समय में मार्केट में चल रहे हैं, कृषि में चल रहे हैं, उनमें 500 किलो लिफ्ट कैपेसिटी बढ़ाने से उन उपकरणों को चलाने में आसानी होती है। इसके अलावा न्यू हॉलैंड अपने हार्वेस्टर के माध्यम से, अपने इम्प्लीमेंट्स के माध्यम से भी आप लोगों के बीच में पहुंच रहा है। न्यू हॉलैंड के कुछ जो विशेष मॉडल्स हैं उसके बारे में भी मैं बताना चाहूँगा। जैसा कि आप पीपीटी पे देख रहे हैं, ये हमारा प्लांट है। ये नोएडा प्लांट है हमारा, जो उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है, और इसकी एनुअल कैपेसिटी मतलब साल भर में 70,000 ट्रैक्टर बनाने की इसकी एनुअल कैपेसिटी है। सारी अत्याधुनिक तकनीकों से ये ट्रैक्टर बनाता है। ये हमारा पुणे का प्लांट है जहाँ पे हम हार्वेस्टर, तीनों हार्वेस्टर, फॉरेस्ट हार्वेस्टर, शुगर कैन हार्वेस्टर और कंबाइन हार्वेस्टर, तीनों हार्वेस्टर बनाते हैं। ये हमारे ट्रैक्टर की रेंजेस हैं। जो हमारा हॉर्टिकल्चर के लिए जो ट्रैक्टर यूज़ होता है वो 17 और 30 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर है, जो कि सिम्बा के नाम से आते हैं। 35 हॉर्स पावर में ट्रैक्टर है हमारे पास, 39 हॉर्स पावर में 30-37 आता है, 32-30 42 HP, 3647 HP, 3630 3602, 5510, ये 3 मॉडल 50 HP में, 5620 65 HP में, 5630 75 HP में, और बर्ग मास्टर 106 HP में इंडिया मार्केट में हम ट्रैक्टर देते हैं। इसके अलावा जो अन्य साधन है उसमें कंबाइन हार्वेस्टर, शुगर हार्वेस्टर, ये रेक है। जो पराली आज के समय में हम गन्ना किसान जलाते हैं, ये उसके समाधान के लिए बहुत ज़रूरी है। रेक और बेलर करके हमारे 2 उपकरण आते हैं। रेक का काम क्या रहता है कि वो पराली को एक साइड इकट्ठा करता है, पराली जो रहती है उसको एक साइड इकट्ठा करता है, और बेलर उसके बंडल बनाता है, और उन बंडलों को आप एनटीपीसी या कई जगह पे आप बेच सकते हैं। इसके अलावा स्प्रेयर आता है, बिग बेलर और रोटावेटर, ये उपकरण भी हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अगर आपको इसके अतिरिक्त कोई और भी जानकारी चाहिए तो बाहर हमारा इंस्टॉल लगा हुआ है, आप ट्रैक्टर भी वहाँ पे देख सकते हैं, उपकरण भी देख सकते हैं, और जो भी विस्तृत जानकारी चाहिए वो भी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। देखिए, एक चीज़ मैं बोलूँगा, क्या है, जैसे ग्रीन टीवी है ना, हर ज़िले में कार्यक्रम करता है, तो कभी है ना ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार नरसिंहपुर वाले पीछे रह गए हैं। इसलिए जो भी बातें चल रही हैं, जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं, उनको थोड़ा जोश से सुने, गर्मजोशी से उनका स्वागत करें। और नरसिंहपुर में बैठ के नरसिंह भगवान की जय ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो एक बार जोर से बोलिए नरसिंह भगवान की। अच्छा, एक सवाल पूछना है, तो एक सवाल है जिसका सही जवाब, सबसे पहले हाथ उठाएंगे जिसको भी जवाब पता है। न्यू हॉलैंड के किन्हीं भी 3 मॉडल्स के नाम बताना है आपको। न्यू हॉलैंड कंपनी कौन से 3 ट्रैक्टर बनाती है, उनका आपको जवाब देना है। मेरा नाम है, गाँव से आया हुआ हूँ, और न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर है, न्यू हॉलैंड अच्छा ट्रैक्टर है, और उसके सबसे अच्छा हमारा 3630 ये है, और 3600 आया है, 5 साल वो चला रहे हैं ट्रैक्टर को, और एक 3230 का। बिल्कुल सही जवाब दिया है भैया ने जो 3 ट्रैक्टर के नाम बताए हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 3630, 3600 और 3230। एक बार भाई साहब के लिए जोरदार तालियां बजा दें सभी लोग। स्टेज पे आ जाइए।
बाकी हम लोग कोई नहीं होते हैं आपको खेती सिखाने वाले। हमारा मकसद है कि कैसे नई तकनीक, नए आविष्कार, सरकारी योजनाएं और नए प्रोडक्ट्स के बारे में आपको जानकारी दे पाएँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो हम अभी जो है वो हम हमारे टॉपिक पे लौटते हैं, और जैसे हमारा टॉपिक है मूंग फसल प्रबंधन, उससे रिलेटेड और जानकारी देने के लिए हमारे बीच है मिस्टर जितेंद्र कुमार सिंह सर, डिप्टी जनरल मैनेजर जबलपुर, और मिस्टर महेश शर्मा सर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट धानुका एग्रीटेक से। सर आप आइए और धानुका के पास क्या क्या सॉल्यूशन है यहाँ के नरसिंहपुर किसानों के लिए, स्पेशली मूंग के किसानों के लिए, उसके बारे में जानकारी दीजिए। ग्रीन टीवी के माध्यम से इस किसान चौपाल में उपस्थित कृषि विभाग के अधिकारीगण, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से वैज्ञानिकगण और हमारे अन्नदाता किसान भाइयों का धानुका एग्रीटेक लिमिटेड की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसे आज हमारे जो है अन्नदाता, ये प्रोग्राम जो है ये हमारे किसान भाइयों के लिए है। तो धानुका ने जब भी कोई मीटिंग होती है तो एक नारा दिया है, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। ये चालू करने से पहले सबसे पहले धानुका एग्रीटेक लिमिटेड की जो है के बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहते हैं। धानुका एग्रीटेक लिमिटेड एक भारतीय कंपनी है जिसकी स्थापना सन 1980 में हुई थी। सन 1980 से लेके आज 2024 करीब 44 से 45 साल हो गया, जो कि आज विदेशी कंपनियों का इस क्षेत्र में बहुत बड़ा जो है प्रभाव है। फिर भी धानुका जो है आज भी अपने क्वालिटी के लिए अडिग है कि अगर हम किसान भाइयों से जो है कोई चीज़ दे रहे हैं तो वो क्वालिटी का ही देंगे। धानुका एग्रीटेक लिमिटेड करीब 90 प्रोडक्ट बनाते हैं और 90 प्रोडक्ट में 400 पैक 5 लीटर से लेके 50 ml तक की पैकिंग जो है हर किसान भाइयों के लिए उपलब्ध है। इसकी जो है 5 इकाइयाँ हैं जो कि आपके गुजरात में है, राजस्थान में है, उधमपुर में है। तो ये 5 इकाइयों के माध्यम से करीब 6500 डिस्ट्रीब्यूटर और 80,000 रिटेलर के माध्यम से पूरे देश के अंदर हम किसान भाइयों को ये मटेरियल जो है अवेलेबल करवाते हैं। धानुका का R&D सेंटर जो है आपके हरियाणा में है, जहाँ पे नए नए दवाइयों का जो है रिसर्च होता है, जिसका इनॉग्रेशन जो है 2022 के अंदर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा हुआ है। और पिछले साल धानुका ने जो है ICAR के माध्यम से एक MOU का पे सिग्नेचर हुआ है, जिसमें ऑल इंडिया के जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके साथ में जो है किसानों तक जो है नई जानकारी जो है उपलब्ध कराना। आज भारत के अंदर करीब जो है 12 जो है यूनिवर्सिटियों से MOU हुआ है, जिसमें वहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट को जो है धानुका जो है ट्रेनिंग देती है। धानुका आज नरसिंहपुर जिले के लिए नई नहीं है। हम बात पीछे की जाते हैं कि 1996 के अंदर जब केवल यहाँ पे डस्ट बिकता था, 50 किलो और 25 किलो की बोरियां किसान जो है आपके माहू और इल्ली मारने के लिए उपयोग करता था। और आज वही दवाई जो है 60 ml एकड़ के हिसाब से जो है आ चुकी है। नरसिंहपुर जिला सोयाबीन के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन आज धीरे धीरे जो है एक कन्वर्ट होता जा रहा है मक्के के अंदर। तो धानुका जो है करीब 12 जो है विदेशी कंपनियों से जो है संपर्क स्थापित करके जो भी नई तकनीकी विदेशों में आती है, धानुका का सबसे पहला काम होता है कि उस नई तकनीकी को अपने देश के अंदर ले आना। इसका उदाहरण जब जो है 1997-98 में चने के अंदर इल्ली का अटैक आया, जब इल्लियां किसी से कंट्रोल नहीं हो रही थी,
डॉक्टर ओपी सिंह जो एंटोमोलॉजी के हेड थे, उन्होंने जो है उसके ऊपर काम किया था। और मिथोमिल जो डूनेट नाम से जो है प्रोडक्ट लेके आए थे, जो कि इल्लियों के लिए जो है रामबाण सिद्ध हुई। उस टाइम किसान भाई जब जो है सोयाबीन के खेत में प्री इमरजेंस दवाई का उपयोग करते थे, तो उस टाइम किसान भाइयों को ये नहीं मालूम रहता था कि मानसून कब आएगा और कब जो है चला जाएगा। तो उसमें प्री इमरजेंस जो है काम करना बंद किया। तो धानुका ने जापानी सहयोग से, निशान केमिकल के सहयोग से क्यूजालोफॉप जो सकरी पत्ती के खरपतवारों को नियंत्रित करता है, वो पोस्ट इमरजेंसी के रूप में खरपतवार उगने के बाद कंट्रोल करने के लिए टर्गा सुपर नाम से जो है दवाई जो है बाजार के अंदर दी। धीरे धीरे सकरी पत्ती कंट्रोल होती गई और चौड़ी पत्ती का आक्रमण बढ़ता गया। तो उस टाइम धानुका ने 2 दवाओं को मिला करके जो है 2 के दम के नाम से जो है टर्गा प्लस क्यूरिन, जो कि चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती के खरपतवार होते हैं, उनको मार्केट में लेके आई। आज जो है किसानों की आवश्यकता को देखते हुए हमने नया प्रोडक्ट पर्ज के नाम से मार्केट के अंदर दिया है, जो मूंग, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली, इसके अंदर चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती के खरपतवारों को जो है नियंत्रित करता है। आज जो है करीब 8 जापानी कंपनियों से संबंध जो है धानुका के साथ में है। ये सारे के सारे तकनीकी जो जापान में आते हैं, वो सबसे पहले धानुका जो है भारत के मार्केट में लेके आती है। इसके अलावा अमेरिकन कंपनियों के साथ में करीब 4 जो है अमेरिकी कंपनियों के साथ में कोलैबोरेशन, क्योंकि एक नया प्रोडक्ट लाने के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं और इतने रिसर्च पेपर देने होते हैं कि ट्रक भर के रिसर्च पेपर जाता है, तब जाकर के एक जो है तकनीकी जो है आप तक जो है पहुंचती है। तो आज हम लोग यहाँ पे हैं मूंग के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट मिस्टर महेश शर्मा जी हैं, जो कि आपके मूंग की फसल में आने वाले टाइम में कौन सी बीमारी लगती है, कौन से कीट लगते हैं, इन सब के बारे में जानकारी आप लोगों को कराएंगे। तो महेश जी से रिक्वेस्ट है कि मूंग के बारे में अधिक से अधिक जानकारी किसानों तक जो है उपलब्ध कराएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका। और यहाँ उपस्थित सभी मुख्य अतिथिगणों को मेरा प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी अन्नदाता किसान भाइयों को मेरा सत सत नमन, नमस्कार। तो हम आगे बढ़ते हैं और जो बातचीत अभी मंच से मेरे सीनियर श्रीमान जेके सिंह सर ने स्थापित करने का प्रयास किया है, उसी को मैं चाहूँगा कि एक छोटे से वीडियो के रूप में हम देखें और आप सभी किसान भाइयों का जो पूरे राष्ट्र के प्रति जो स्मरणीय योगदान है उसको ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा वीडियो जो है धानुका ने बनाया है और उसी से हम शुरुआत करेंगे। इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। मेरा मुन्ना पता है, जब 9 महीने का था सिर्फ अपनी माई और बाबा को जानता था, पर आज उसके नाम से हमें पूरा गांव जानता है। मेरा मुन्ना कुछ अच्छा करेगा। मेरा एक ड्रीम है कि मैं सबके ड्रीम को पूरा कर सकूं, वो बन सकूं जो अपने हार्डवर्क से हर दिन हमारा पेट भरता है। और मैं वही शान बनना चाहता हूँ, मैं किसान बनना चाहता हूँ। इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। धन्यवाद। तो जैसा आपने वीडियो में देखा, भविष्य के आधुनिक किसान बनने के सपने को धानुका सलाम करता है। क्योंकि आप देखिए, जब वीडियो में हमने देखा था, जब वो बच्चा बोलता है कि मैं बड़ा होकर के किसान बनना चाहता हूँ, तो उसके पिताजी एकदम से सहम जाते हैं। क्योंकि पहले जो भ्रांति रही थी कि किसान का बेटा किसान बनेगा या कुछ नहीं किया तो वो किसान बनेगा, ऐसा सोचते थे। लेकिन आज आप देखिए, आसपास आप चाहे छिंदवाड़ा हो गया या नरसिंहपुर में भी आप देखेंगे, कई सारे किसान जो हैं नए नए बेंगलोर में आईटी कंपनियों की नौकरी छोड़ करके यहाँ पर खेती किसानी कर रहे हैं। और ऐसे लगभग 10-15 लोगों को तो मैं पर्सनली जानता हूँ
और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, हमारे शर्मा सर, इनके माध्यम से ये और भी कई सारे ऐसे किसानों के संपर्क में निश्चित रूप से होंगे जो नई पीढ़ी के किसान हमारे सामने उभर करके आ रहे हैं। तो उन्हीं के जज्बे को सलाम करते हुए धानुका ने ये वीडियो डेडिकेट किया है। तो एक बार पुनः हम लोग इसको स्थापित करेंगे। इंडिया का प्रणाम, इंडिया का प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने जब वीडियो में देखा कि वो बच्चे से जब पूछा जाता है कि वो क्या बनना चाहता है, तो उसने बोला कि मैं वो बनना चाहता हूँ जो मिट्टी की रक्षा से लेकर के फसल की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। और उसी श्रृंखला में धानुका के भी जो फसल उत्पाद हैं वो सही मायने में मिट्टी की रक्षा से लेकर के फसल की सुरक्षा तक का संपूर्ण काम करते हैं। और आप देखेंगे कि आजकल हम में से आप सभी लोग इस बात से सहमत होंगे कि पहले की तुलना में जितना हम लोग गोबर की खाद का इस्तेमाल करते थे, निश्चित रूप से उसमें कमी आई होगी। सहमत हैं इस बात से आप लोग? और कहीं ना कहीं हमने जो है उसका विकल्प प्राकृतिक खाद के बदले जो है केमिकल खाद का ज़्यादा इस्तेमाल के रूप में हमने लिया है। और धीरे धीरे आप देखेंगे, जो वैज्ञानिक महोदय भी यहाँ पर बैठे हुए हैं वो इस बात से सहमत रहेंगे कि हम जो खाद का, केमिकल फर्टिलाइज़र का जो हर बार हर सीजन में लगातार इस्तेमाल करते हैं, आवश्यकता से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अभी मेरे से पहले मैडम ने आपको बताया कि कितना नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ये सारे होते हैं, यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है, डीएपी में क्या क्या कंटेंट होते हैं। और आप देखेंगे कि अगर सही तरीके से पौधा अपना अवशोषण नहीं कर पा रहा इन जो आप खाद दे रहे हैं, तो ये धीरे धीरे मिट्टी में अनअवशोषित मात्रा में रहते हैं और मिट्टी में कड़कपन का कारण बनते हैं, या कह लो कि हम लोग बोलते हैं मिट्टी की हार्डनेस को बढ़ाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम उसके साथ में, अगर हम उतनी गोबर खाद नहीं डाल रहे हैं, उतने प्राकृतिक जीव या सूक्ष्म जीवों की मात्रा हम लोग ज़मीन में नहीं बना पा रहे हैं, तो कुछ ऐसे खाद हम डालें जिससे कि उसमें सूक्ष्म जीवों की मात्रा बनी रहे, साथ ही जो आपने पहले खाद दिया है उसका उचित रूप से पोषण जो है पौधा कर सके। और पौधा पोषण अपना कहाँ से करता है? जड़ के माध्यम से करता है। जितनी पौधे की जड़ें गहरी होगी, फसल की जड़ें फैली हुई रहेगी, फाइब्रस रूट जिसे हम लोग बोलते हैं, उतना ही ज़्यादा पौधा जो है ज़मीन से माइक्रो न्यूट्रिएंट, या कह लो कि आप जो भी मुख्य उर्वरक देते हैं उनका अवशोषण वो कर पाएगा। और इसी श्रृंखला में धानुका ने एक बेहतरीन उत्पाद इजाद किया है, माइकोर सुपर। माइकोर सुपर जैसा साथियों आप देख पा रहे हैं, ये एक माइकोराइजा बेस्ड बायो फर्टिलाइजर है। यानी माइकोराइजा बेस एक जैविक खाद है जिसका इस्तेमाल, माइकोराइजा बेसिकली करता क्या है, पौधे की जड़ों के साथ, ये अपने आप में एक जीवित फफूंदी होती हैं जो पौधे की जड़ों के साथ सहजीवी क्रिया करती हैं, और सहजीवी क्रिया करके पौधे के जड़ विकास में सहायता करती हैं, और बदले में पौधे से अपना भोजन लेती हैं, और पौधे को जो ज़मीन में खनिज लवण पड़े रहते हैं उनके अवशोषण में मदद करती हैं, नमी की कमी या अधिकता में पौधे को अच्छे तरीके से खड़े रहने में या मजबूती प्रदान करती हैं। तो ये सारा जो है काम माइकोराइजा वाले जैविक खाद आपके खेत में करते हैं। तो इसी को समझने के लिए आप देखेंगे माइकोर सुपर को हमने बोला है 2 कदम आगे। अब ये जो माइकोर सुपर उत्पाद है इसको 2 कदम आगे हमने क्यों बोला है? क्योंकि बाजार में कई सारे जो उत्पाद आपको मिलते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज ऐसे उत्पादों में ये रहता है कि ये जो जीवित फफूंदी के जो बीजाणु रहते हैं वो सही अवस्था में और सही मात्रा में आपके खेत तक पहुंच सके। क्योंकि कंपनी के बनने से लेकर के आपके खेत में पहुंचने तक भंडारण, कई जगह तापमान ऊपर नीचे रहता है, उसके रखने की जो भंडारण की जो अवस्था आप देखते हैं डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ पे 4-6 महीने का जो समय लगता है, ऐसे में उसमें जो जीवित फफूंदी रहती हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं। तो जो गवर्नमेंट का मैंडेट है, कई बार उससे कम ही जो है मात्रा में आपके खेत में जीवित फफूंदी के जीवाणु पहुंचते हैं, और ऐसी दशा में आपको उन उत्पादों का उचित रिजल्ट नहीं आ पाता है। इसीलिए धानुका ने माइकोर सुपर को FFT टेक्नोलॉजी के साथ बनाया है। यानी इसमें जो माइकोराइजा फफूंदी के जो जीवाणु हैं उसके ऊपर एक फिल्म फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी, यानी उसके खान पान का लेपन करके इसको दिया है आपको एक दानेदार फॉर्म में, ताकि लंबे समय तक इनका भंडारण सुनिश्चित हम कर सकें और आपको खेत में उसी मात्रा में जो है इन जीवित जीवाणुओं की संख्या आपको मिल सके। एक कारण ये रहा। दूसरा जो माइकोर सुपर को खास बनाता है वो ये है, इसमें 100% एंडोमाइकोराइजा है। माइकोराइजा 2 प्रकार के होते हैं, हम ज़्यादा इसको लंबा समय नहीं लेंगे, एंडो और एक्टो।
तो एक्टो वाले पौधे की जड़ के बाहर से क्रिया करके उसके साथ में सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं, और एंडो वाले उसके भीतर घुस करके जो है पेनिट्रेट करके सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं। तो एंडो वाले ज़्यादा बेहतर तरीके से जड़ का विकास और जमीन में पड़े हुए खनिज लवण का अवशोषण कर पाते हैं। तो 100% एंडो माइकोराइजा होने की वजह से माइकोर सुपर 2 कदम आगे हैं और आपको बेहतर रिजल्ट ये देता है। अधिक बीजाणु भार इसमें है, यानी तो ये आप देखेंगे बाजार में जितने भी उत्पाद हैं उनसे माइकोर सुपर आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा आपके खेत में। और ये बात हम नहीं, हमने कई सारे खेतों में किसानों के इस्तेमाल करने के बाद में जो रिजल्ट आए वो भी हम आपके साथ में साझा करेंगे। तो माइकोर सुपर की क्या विशेषताएं? सुपीरियर फॉर्मुलेशन है, नई तकनीकी है जिससे आपकी जड़ का विकास अच्छा होता है, लंबे समय तक भंडारण इसका संभव है और अच्छा जड़ समूह आपको मिलता है। कम नमी या ज़्यादा नमी में भी पौधा अच्छे तरीके से आपको सहनशीलता बनी रहती है, अच्छा फसल का स्वास्थ्य बनता है। तो माइकोर सुपर का अब हमें इस्तेमाल कब करना है, कैसे करना है? तो माइकोर सुपर एक जैविक खाद है जिसको आप 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से, खासतौर से दलहन तिलहन वाली जो फसलें हैं उसमें आप शुरुआती समय में, बुआई के समय या फिर बुआई करने के बाद ऊपर से जो 15-20 दिन पे जो भी आप खाद डालते हैं उसके साथ में मिला करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर के साथ भी ये तर्क संगत है, यानी उसके साथ मिला करके भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। केवल और केवल हमें ये ध्यान रखना है कि किसी फफूंदी नाशक के साथ मिला करके हमें माइकोर सुपर का इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसमें अपने आप में जीवित फफूंदी रहती है, तो ऐसे में प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस आपको खेत में थोड़ी कम देखने को मिल सकती है। तो ये आप विशेष ध्यान रखें। अगर कोई फफूंदी नाशक आप ज़मीन से दे रहे हैं तो 4-5 दिन का गैप जो है आप ज़रूर कर लें। तो 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप जो हैं, जो भी आपकी सब्जी वर्गीय फसलें हैं या दलहन तिलहन है उनमें आप, और गन्ना जैसी फसल में 8 किलोग्राम का हम सिफारिश देते हैं। 4 किलोग्राम शुरुआत में और 4 किलोग्राम जो है 45-60 दिन पर जब आप वापस मिट्टी चढ़ाने के टाइम पे जो खाद देते हैं उस समय में। नमी का होना जरूरी है, यानी अच्छे तरीके से इसके स्पोर्स जो हैं जड़ के साथ संबंध या क्रिया कर सके, इसके लिए नमी उचित मात्रा में होनी चाहिए। और ये हम ध्यान दें कि जड़ के आसपास ही इसके दानों का प्लेसमेंट हो ताकि जल्दी से आपको अच्छा रिजल्ट जो है इनका मिल सके। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। जैसे आप देखेंगे प्याज की फसल में इसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट हैं। जहाँ उपचारित है वहाँ पर जड़ का विकास आपको अलग से दिख रहा है। धान की फसल की बात करें तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट हमें दिखे हैं। गुच्छेदार जड़ जो हैं अलग से दिखती हैं, पौधे में हरापन बना रहता है और बल्कि 4 से 5 कल्लों की संख्या भी ज़्यादा हमें जो है माइकोर सुपर उपचारित पौधों में देखने को, हाँ ये यहीं का है, बिल्कुल सही बोला। मेरे साथी जो धानुका से लोकल टीम यहाँ जुड़ी है, ये आपके यहीं के किसी किसान का है, यानी नरसिंहपुर जिले के ही किसान का ये खेत का फोटोग्राफ है। इमलिया है ना सर जी। तो इमलिया क्षेत्र से कोई किसान जुड़े हैं तो हमने नाम भी लिखा है जिन किसान का है, अभिषेक जी हैं, है ना। साथ ही आप देखेंगे लहसुन प्याज की फसल में बहुत ही बेहतरीन जो है जड़ विकास, क्योंकि जो कंद वाली फसलें हैं उसमें भी इसका बहुत अच्छा लाभ आपको देखने को मिलता है। ये मिर्ची का फोटोग्राफ है, मेरे द्वारा लिया हुआ है। इस्तेमाल के 12-15 दिन के बाद का ये फोटोग्राफ है। बहुत बेहतरीन जड़ समूह आप इसमें अलग से देख सकते हैं। तो ये विशेष फायदा जो है आपको माइकोर सुपर का रहेगा। तो 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से माइकोर सुपर माइकोराइजा बेस्ड जो जैविक खाद है उसका इस्तेमाल आप जरूर करें। अगली बात हम करते हैं मूंग की फसल में जो बढ़वार की और जो फूल और फल फूल टिके रहें, इसके लिए जो हम बात करते हैं तो उसके लिए हम आपको सुझाव देते हैं मैक्सिल्ड का। मैक्सिल्ड धानुका का एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। ये आपका जिब्रेलिक एसिड और इसके साथ में कुछ अन्य पोषक तत्व इसमें रहते हैं, उन पे हम बातचीत करेंगे। लेकिन मैक्सिल्ड आपको फ़ायदा कैसे करेगा? मैक्सिल्ड जो है मूंग की फसल की बात करें तो वेजिटेटिव स्टेज पे, यानी जो आपकी बढ़वार वाली अवस्था रहती है, ब्रांचिंग वाली अवस्था रहती है, यानी जो 15 से 25 दिन वाला जो स्प्रे वाला जो पीरियड है 25 दिन का, उसमें आप मैक्सिल्ड लेते हैं तो आपको सबसे बेहतर जो फ़ायदा दिखेगा उसमें पत्तियों के चौड़ेपन में आपको फ़ायदा दिखेगा। पत्तियां अपने आप में पौधे के लिए भोजन बनाने का या एक तरीके से कह लीजिए सोलर पैनल का काम करती हैं। तो मैक्सिल्ड के इस्तेमाल के 3-4 रोज जो है आपको पौधे का जो लीफ लेमिना है
वो आपको बहुत बेहतरीन चौड़ापन उसमें दिखाई देगा। हमने बाहर स्टॉल पे फोटोग्राफ लाइव भी डाले हैं प्लांट्स, आपको आप देख सकते हैं। इस्तेमाल करने के 7-8 दिन बाद के पौधे हैं वो, तो वहाँ पे भी आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। साथ ही जड़ की ग्रोथ में अच्छा मदद करता है। तो पौधा अपना फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाता है, और वही उसके बाद में उसकी ब्रांचिंग, इसमें जिब्रेलिक एसिड के साथ साथ ऑक्सिन्स और सीवीड एक्सट्रैक्ट भी हैं जो उसकी ब्रांचिंग और लीफ लेमिना को बढ़ाने का काम करते हैं। तो अच्छे उत्पादन का आपका आधार मैक्सिल्ड बनता है। तो इसका हम आपको 250 ml प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल करने का सलाह देते हैं मैक्सिल्ड। धानुका एग्रीटेक लिमिटेड जो है एक ग्रीन केमिस्ट्री की तरफ बढ़ती हुई कंपनी है। यानी आपको जान करके ये हर्ष होगा किसान साथियों, गर्व भी, कि जिस कंपनी से आप जुड़े हुए हैं हम एक भी लाल निशान की दवा ना बनाते हैं ना बेचते हैं। यानी हम धीरे धीरे इकोनॉमिकल, या कह लो कि जो भारत सरकार के उपक्रम हैं कि हम अच्छी दवाइयाँ इकोनॉमिकली सस्टेनेबल ग्रीन केमिस्ट्री की दवाइयाँ बना के किसानों के बीच में लाएं, उसी दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं। और हमने बायोलॉजिकल डिवीज़न भी हमने स्टार्ट किया है अभी पिछले 3 वर्षों से पहले। तो अभी हम लोग बात करें मूंग की फसल में जो अभी समस्या है, हम लोग मई में अभी कैंपेन भी हमने किया था, कई सारे गांव में भी हमारी टीम पहुंची थी। और कीड़ों की बात करें, जो इल्ली या सुंडी आप बोलते हैं, तो उसमें आप देखेंगे पॉड बोरर आता है, यानी चने वाली इल्ली वो आती है। साथ ही स्पॉटेड पॉड बोरर, जिसे आप लोग मारूका बोलते हैं, फूल वाली टाइम पे जो इल्ली आती है वो। और इसके अलावा टबेको कैटरपिलर, या जिसे हम लोग स्पोडोप्टेरा तंबाकू इल्ली जो बोलते हैं, तो इन कीड़ों का प्रकोप ज़्यादा रहता है। और साथ ही रस चूसक कीड़ों की बात करें तो आपके माहू और साथ ही साथ सफ़ेद मच्छर, इनका जो है ज़्यादा प्रकोप खेतों में अभी देखने को मिल रहा है। तो अभी हम लोग एक एक करके समझेंगे। खास तौर से माहू वगैरह या सफ़ेद मच्छर जो हैं, ये पौधे की नई पत्तियों कोपलों से रस चूसते हैं। इसके लिए जनरली आप आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि पौधा हमारा कुकरा गया है, यानी पत्तियां ऊपर की तरफ सिकुड़ जाती हैं। और ऐसे में हम लोग आपको सुझाव देते हैं इन दोनों रस चूसक कीड़ों के कंट्रोल के लिए अरेवा यानी थाइमेथोक्सोम जो आता है हमारा 25%, उसके 100 ग्राम, या फिर धनप्रीत, खासतौर से सफ़ेद मच्छर में बहुत अच्छा कारगर है। 100 ग्राम धनप्रीत के साथ में आप मार्कर 250 ml मिला करके आप छिड़काव करें, आपको रस चूसक कीड़ों पर बहुत अच्छा नियंत्रण जो है देखने को मिलेगा। और कई किसानों का अनुभव इस पे ऑलरेडी है, आप में से भी जो बैठे हुए हैं उनसे भी। फिर अभी हम बात करते हैं जो मुख्य तौर पर इल्ली या सुंडी बोलते हैं आप लोग इधर, की इल्ली बोलते हैं? इल्ली के नाम से बताऊं ना सर जी। तो इल्ली की जो समस्या आती है, तो इसमें आप देखेंगे चने वाली इल्ली की हम बात करें तो एक साथ में 100 अंडे देती हैं। एक एक करके उसके अंडे आपको इस तरीके से पत्ती पर दिखाई देंगे। और ये शुरुआत में पत्ती खाती हैं, उसके बाद में जो है आप देखोगे कि इस तरीके से आपको फली में दिखाई देगी। यानी आधा सिर वाला हिस्सा इसका फली के अंदर घुसा रहता है, बाकी शरीर जो है इसका फली से बाहर रहता है। इस तरीके से ये कि खेत में फली में नुकसान करती है, और मुख्य उत्पादन जो आता है उसमें भी आपको ये नुकसान करती है। अलग अलग अवस्थाएं मैंने यहाँ पे बताई हैं कि अंडे से किस तरीके से निकलती हैं, और फिर इसके 5 इंस्टार होते हैं, यानी 5 अलग अलग मोल्टिंग ये करती हैं, और इस तरीके से आपको खेत में देखने को ये मिलती हैं। और मुख्य फसल में नुकसान इस तरीके का करती हैं। ये इसके और डिफरेंट स्टेजेज हैं कि शुरुआत में मतलब हल्की ट्रांसपेरेंट कलर की होती है, फिर हल्का हरा रंग, और बाद में जो है हल्के गहरे हरे या हल्के भूरे रंग के साथ में ये अपना जीवन चक्र पुपा के रूप में करती हैं। ये हो गई आपकी चने वाली इल्ली, उसका हमने डैमेज देख लिया। ये इस तरीके से आप पहचान सकते हैं खेत में, हेलिकोवर्पा बोलते हैं इसको। उसके बाद में आता है तंबाकू इल्ली। तंबाकू इल्ली आप देखेंगे गुच्छे में एक साथ अंडे देगी। आप देखोगे अभी भी हम जब खेतों में घूम रहे थे, कई खेतों में इस तरीके से हमें मूंग की पत्तियों पर इतना एक मास यानी एक साथ जो है 250 से 300 अंडे जो हैं इनके एक साथ पड़े रहते हैं। शुरू में ऊपर में सफ़ेद हल्का रेशे या बाल जैसा आपको दिखेगा। जब अंडे थोड़े हैचिंग की तरफ बढ़ते हैं तो वो बाल वाला हिस्सा ख़त्म हो जाता है, और शुरू में आपको पत्ती पर एक साथ इनका अटैक जब होता है तो ऊपर से स्क्रैपिंग करके यानी पतली झिल्ली जैसी जो है पत्ती बच जाती है बस केवल। आगे मैं फ़ोटो बताऊंगा आपको। तो शुरुआत वाला लार्वा ऐसा रहता है, और बाद में इस तरीके से ये आप देख पाएंगे। जो दाहिनी तरफ में जैसे आप देख पा रहे हैं, तो शुरू का जो इसके 2 इंस्टार होते हैं लार्वा के, वो इस तरीके से डैमेज करते हैं।
जहाँ इसके अंडे दिए होते हैं वहाँ पे आपको बाद में 4-5 दिन बाद जब हैचिंग होगी तो ऐसा जिल्ली जिल्ली सा खेतों में दिखाई देगा, और उसके बाद में ये पूरे खेत में फैल जाती हैं तीसरे इंस्टार से या तीसरी अवस्था से, और पत्ती खाने का काम शुरू करती हैं। तो इस तरीके से भयंकर रूप से किसान के खेत में इसकी समस्या, अगर हमने अंडे और इस पर कंट्रोल नहीं किया तो फिर इसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल रहता है। फिर तीसरा जो मुख्य कीड़ा या इल्ली जो हमें सबसे ज़्यादा परेशान करती है, उसे हम लोग आम बोलचाल में मारूका या फूल वाली इल्ली बोलते हैं, स्पॉटेड पॉड बोरर। ये इल्ली इस तरीके की रहती है, मटमैले कलर की या हल्के ट्रांसपेरेंट कलर की इल्ली रहेगी, जिस पे काले काले धब्बे जो हैं आपको लाइन से दिखाई देंगे। और इससे नुकसान, अगर सही हमने इसका इलाज या सही इसका नियंत्रण नहीं किया तो 30 से 80% नुकसान उत्पादन में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि सीधा फ्लावर या जो फूल से फली बनने की प्रक्रिया है उसी को ये बाधित कर देती हैं, और इसको कंट्रोल कर पाना इतना मुश्किल है क्योंकि ये जाला बना करके उसके अंदर रहती हैं। जो कहीं किसान साथी से बातचीत अभी हो रही थी हमारी, तो आप इसके जीवन चक्र का अलग अलग यहाँ पे देख पाएंगे कि किस तरीके से अंडे से ये निकल करके अपने 5 इंस्टार पूरे करती हैं, और इसका नुकसान कैसे खेत में हमें दिखता है किसान साथियों। तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि फूल वाली अवस्था पर जब आ रही इस तरीके से जाला बना करके उसके अंदर में जो है ये अपने अंडे देती हैं, और वहीं पे इल्ली का निर्माण होता है, सुंडी बनती है, तो वो अंदर में ही इसको खाती रहती हैं। आप इस फोटोग्राफ में अच्छे से देख पाएंगे कैसे नई कोपलों पर ये लिपटी हुई हैं और वहाँ नुकसान कर रही हैं। बाद में फली में आप देखोगे जहाँ पे हेलिकोवर्पा चने वाली इल्ली अपना आधा सिर अंदर रहता है, बाकी शरीर बाहर रहता है, इसमें आपको फली के अंदर ही जो है, फली के ऊपर एक छेद दिखेगा, वहाँ से इसका मलमूत्र बाहर आता है, और अंदर में आप देखेंगे तो इल्ली जो है आपको खोलने पर इस तरीके से इल्ली आपको दिखाई देगी या सुंडी दिखाई देगी। तो इसके लिए जो है धानुका आपको सुझाव देती है मोर्टार का। मोर्टार ये पूर्णतः किसान अभ्यास हैं, यानी जो पिछले 2-3 वर्षों में जो किसानों ने इस्तेमाल किया है, जो उन्हें रिजल्ट मिले हैं, उसके आधार पे किया है। भैया आपने भी अच्छा रिस्पॉन्स था, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसके आधार पे हम आपके सामने ये बात रख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा जो है रिजल्ट आपको मोर्टार का मिलेगा। लेकिन ये जो मुख्य इल्लियाँ हैं जो हमने बताई, मारूका, उसके साथ में अभी जैसे हेलिकोवर्पा या कह लो कि चने वाली इल्ली, और अभी तंबाकू इल्ली का प्रकोप काफ़ी दिख रहा है, तो इसके लिए हम आपको सुझाव देते हैं। ये मोर्टार के रिजल्ट हैं, मैं थोड़ा सा इधर आके बताना चाहूँगा आपको। आप अपने दाहिनी तरफ वाले फोटोग्राफ में देखोगे, ये आपके तंबाकू इल्ली के या स्कोडोप्टेरा के अंडे हैं, और मोर्टार की एक खासियत है कि वो अंडों, इल्ली और तितली तीनों पर कार्य करता है। इस वजह से आप देखेंगे इस्तेमाल के ये दूसरे तीसरे दिन का फोटोग्राफ है, और बहुत बेहतरीन तरीके से इसने अंडे मारने का काम किया है। यानी जब मोर्टार से आपके शुरुआती इल्ली के अंडे ही खत्म हो जाएंगे तो बाद में उसका चक्र ही टूट गया और आपको लंबे समय तक सुरक्षा देखने को मिलेगी। तो ये काम मोर्टार का है अभी वाली अवस्था में, जहाँ पे आपकी मूंग आपकी 15 से 25 दिन की अवस्था है। इस समय में जो, क्योंकि हमारा परसेप्शन क्या है कि भाई मोर्टार हम इस्तेमाल करते हैं जब फूल वाली इल्ली आती हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कि अभी इस्तेमाल करने पे आपको अंडों पर इसका बहुत अच्छा नियंत्रण मिलेगा। तो अभी मोर्टार के साथ में कवर लिक्विड 100 ग्राम मोर्टार, 60 ml कवर लिक्विड, और उसके साथ वेटसीड मिला के डालने से आपको अभी वाली अवस्था में जो स्कोडोप्टेरा यानी जो उसके अंडों पर अच्छा नियंत्रण मिलेगा मोर्टार से। इल्ली है तो उसको कवर लिक्विड आपका कवर करेगा। इस तरीके से आपकी फसल में एक संपूर्ण सुरक्षा जो है इल्लियों से आपको मिलेगी। और बाद की बात करें, जब फ्लावरिंग पीरियड आता है, आपका फूल वाली अवस्था जब आ जाती है, फूल से फली बनने वाली, उस समय में भी आप मोर्टार डालते हैं तो मोर्टार का फूल वाली अवस्था पर कोई भी नुकसान नहीं है। यानी कई किसानों को ये डर रहता है अन्य दवाई इस्तेमाल करते समय कि कहीं फूल पर नुकसान नहीं कर दे, तो साथियों मोर्टार फूल पर पूरे तरीके से सुरक्षित हैं। तो आप मोर्टार उस समय 100 ग्राम, उसके साथ इमामेक्टिन जो आपकी फली वाली इल्ली आती हैं, और वेटसीड, क्योंकि वेटसीड जो है इसके साथ मिलाना इसलिए अनिवार्य है, ये एक तरीके का प्लांट बेस्ड एफिशिएंसी इन्हेंसर है। यानी जो भी दवाई डालते हैं उसकी काम करने की क्षमता को वेटसीड बढ़ा देता है। संतरे के छिलके के रस से बना हुआ ये उत्पाद है वेटसीड, बाहर की एमएनसी ओरो एग्रो से हम लोग लेकर के आए हैं भारतीय किसानों के लिए। और इस वजह से ये जो भी दवाई डालते हैं उसकी गंध कम करता है, तो मित्र कीट होते हैं उनको परेशानी नहीं होती है। साथ ही दवाई को जैसा जाला वगैरह बनता है तो वो प्लांट के साथ अभिक्रिया करके उसको डिजोल्व, मतलब जाले के अंदर तक दवाई को भेदने का काम जो है ये वेटसीड के माध्यम से होता है। तो आप मोर्टार, EM1 और वेटसीड ये मिला करके आप
फूल वाली अवस्था पर, और अभी में मोर्टार, कवर लिक्विड और वेट सीट आप डालें तो ये रिजल्ट आपके यहीं के ही हैं किसान साथियों, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये अंडे वाले रिजल्ट और इधर ये इल्ली भी जो मरी हुई है तीसरे चौथे दिन के रिजल्ट है। तो इस तरीके से आपको अच्छा फ़ायदा जो है देखने को मिलेगा। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि ये आप अपने खेत में प्रयोग करें। कुछ किसान साथी जो इनका इस्तेमाल ऑलरेडी कर रहे हैं, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, शुक्रिया मैडम द्वारा। तो सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे रहेगा किसान साथियों, कि मैंने आपको एक जैविक उर्वरक का नाम लिया था जो आप अपनी फसल में जड़ की वृद्धि और जो न्यूट्रिएंट पड़े हुए हैं उनके अच्छे अवशोषण के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस उत्पाद का नाम क्या है और उसकी डोज कितनी है, जो भी किसान साथी बताएं। माइक्रोराइजा सब्जी वर्गी और दलहन तिलहन के लिए 4 किलो प्रति एकड़, गन्ना और बागवानी फसलों के लिए 8 किलो प्रति एकड़, 4 किलो 2 बार में। जी जी सर, माइकोर सुपर 4 किलोग्राम प्रति एकड़। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम और गांव का नाम सर आप बताएं। मैं कृष्णपाल लोधी जी सर, चट्टा का जैविक कृषक हूँ। धन्यवाद सर। आइए सर अपना इनाम ग्रहण करें। और साथ ही अभी मूंग की फसल में तंबाकू इल्ली के अंडे मारने के लिए और जो मूंग की फसल में आपका ये फूल वाली इल्ली आती हैं उसके नियंत्रण के लिए हमने आपको एक दवाई बताई थी। पूरा कॉम्बिनेशन कोई ना बता पाए तो जो कॉम्बिनेशन बता दे उसको तो एक इनाम एक्स्ट्रा मेरी तरफ से। मोर्टार बताया था सर आपने। जी मोर्टार सही है। आप आगे बताना चाहेंगे सर? 100 ग्राम बिल्कुल। तो मोर्टार 100 ग्राम, उसके साथ में अभी कवर लिक्विड 60 ml और वेट सीट 100 ml जो है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी बाहर में हमारा स्टॉल लगा हुआ है जहां पर आप इनका फोटोग्राफ, लाइव सैंपल भी हैं, जो मैक्सिल्ड की मैंने बात करी हैं, कैसे पत्ती की साइज बढ़ाने का काम करता है, ब्रांचिंग का, वो सब आप लाइव देख सकते हैं। अंडों पर मोर्टार ने कैसे काम किया है वो भी आप बाहर जो है लाइव देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। तालियां बजा दीजिए एक बार जिनको भी प्राइज़ मिला है। बहुत बहुत बधाई आपको। और सर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव पे जाते हैं और हम जो है वो हमारे नेक्स्ट स्पीकर को बुलाना चाहेंगे, जो है डॉक्टर SR शर्मा सर, साइंटिस्ट कृषि विज्ञान केंद्र नरसिंहपुर से। सर आप आइए और जो प्लांट प्रोटेक्शन मूंग में जो कुछ चीज़ें बच गई है उसके बारे में कंप्लीट कीजिए प्लीज़। यहाँ बैठे सभी किसान, सम्मानित किसान भाइयों, हमारे कृषि विभाग के और अन्य विभाग के सबके साथीगण, सभी कंपनियों से आए हुए हमारे साथीगण एवं माताओं एवं बहनों, जैसा हम सभी लोग जानते हैं उत्पादन लेने के लिए हमको 4 बातों की आवश्यकता पड़ती है। पहला हमें बीज की आवश्यकता पड़ती है, दूसरा हमें तकनीकी की आवश्यकता पड़ती है, तीसरा हमें तकनीकी में पेस्ट मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है और चौथा हमें मार्केट की आवश्यकता पड़ती है। इन 4 बातें हमारे पास हैं तो हमारा उत्पादन भी बढ़िया होगा और हमें पैसा भी बढ़िया मिलेगा। अभी धानुका से सभी प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है। अभी मैं आज सब एक किताब पढ़ रहा था तो उसमें देखा तमाम एक्ट भी हैं। कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 या पेस्ट मैनेजमेंट एक्ट, दुनिया भर की आ गई है एक्ट। तो हम यहाँ चर्चा तो उन्होंने पेस्ट का कर दिया है, पेस्टिसाइड कौन कौन सा डाले। हम यहाँ कुछ चीज़ें आपको ऐसी बताएंगे जो कम से कम दवाओं का प्रयोग किया जाए और उन दवाओं का प्रयोग किया जाए जिससे ना हमारा पोल्यूशन हो और न जिससे हमारा उत्पादन घटे। अभी हमारे साथी वैज्ञानिक डॉक्टर निधि वर्मा ने चर्चा किया था कि 0.2 से 0.75% तक ऑर्गेनिक कार्बन जो है हमारे नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में है। मैं 2007 में आया था तो नाइट्रोजन की मात्रा मोर देन 300 kg पर हेक्टेयर हुआ करता था, लेकिन आज जो है 150 मिनिमम में भी आ गया है। फास्फोरस को छोड़ करके पोटास आपकी कम हुआ है और नाइट्रोजन भी कम हुआ है। एक मूल मंत्र जान लीजिए, अगर आपके खेत में ऑर्गेनिक पदार्थ की मात्रा ठीक है तो पेस्ट एक शब्द होता है जिसमें डिजीज भी आता है, वीड भी आता है और फफूंद जो है ना रोग भी आता है, सभी आते हैं। तो आप में न कीड़ा लगेगा, न बीमारी लगेगा और न घासों का उत्पादन होगा। उसमें सिर्फ ऑर्गेनिक कार्बन आपको खेत में बढ़ाना है।
तकनीकी आपको संक्षेप में बताई गई है कि ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है। ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए आपको फसल कटाई के उपरांत बचे हुए अवशेष को खेत में, उसी खेत में मिला देना। जो तकनीकी दुमान बताई जा चुकी है, अभी हमारे अभियांत्रिकी विभाग से भी बताई गई है, हैप्पी सीडर है, सुपर सीडर है और आपका जीरो टिलेज है, तमाम रीफर आ गए हैं, बेलर आ गए हैं। इन तकनीकियों से बना करके आप ऑर्गेनिक कार्बन उसको जोत करके खेत में बढ़ा दें। आपका 40% तक तो आपका कीट और बीमारी का जो है नियंत्रण ऐसे ही हो जाएगा। दूसरे, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाते अगर मान लीजिए बढ़ गया कुछ तो ठीक है। अभी किसी ने बताया कि हमारे में 0.4 से लेकर के 0.5 तक किसी ने बताया कि 0.5 है। आपके बीच में तमाम किसान ऐसे बन गए जिनका 1 है, जैसे कृष्णपाल जी लोधी जो है चिरचिटा से हैं, इनका 1 है ऑर्गेनिक कार्बन। और हमारे पटेल जी बैठे हैं 0.2 से, एक दिन हम इनका रिकॉर्ड देख रहे थे, 0.2 से लेके 0.75 तक हमने दिखा उसमें है। इसका मतलब कि आप लोग कोशिश कर रहे हैं ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने की। और मैं आप लोगों के बीच में बहुत दिन से हूँ, 2007 से लेकर अब तक आप लोगों के बीच में हूँ, बराबर प्रयास करता हूँ कि कम से कम जहर खाने की आवश्यकता पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले। इसके लिए जैसे अभी चर्चा हो रही थी इल्लियों की, हमारे जो 3 कीड़े हैं काफ़ी नुकसान कर रहे हैं। पहला भूम जनित कीट है जिसमें दीमक और सफ़ेद मक्खी है, सफ़ेद गिडार है, जिसको आप लोग कुछ अपने भाषा में करते हैं। सफ़ेद रंग की जलेबी की तरह टेढ़ी होती है, लाल मुंह होता है, काली आंखें होती हैं। दूसरा है चूसक कीट, जिसमें आपको एफिड दिखाया गया, व्हाइट फ्लाई दिखाया, मतलब आपका जो माहू है, सफ़ेद मक्खी है, जैसिड है, ये सब आपका चूसक कीट है। तीसरा काटने वाले कीट या तमाम इल्लियाँ दिखाई गई, चाहे बिहार हैरी कैटरपिलर हो, चाहे आपका चने की इल्ली हो, चाहे तम्बाकू की इल्ली हो, स्पॉटेड बोलवर्म हो या दूसरे बग हैं, ये सब तमाम है। बग जो इल्लियाँ हैं वो खाते हैं। जैसे तम्बाकू की इल्ली है, पहचानेंगे कैसे? तम्बाकू की इल्ली हमेशा झुंड में रहती है, मोर देन 100 के झुंड में रहती है, अगर पत्ती की साइज बड़ी है तो। आपकी चने की इल्ली 15 से लेके 25 तक या कभी कभी 2-3 के झुंड में भी रहती है। बिहार हैरी कैटरपिलर 20 से ज़्यादा के झुंड में रहती है और वो शरीर पर रोए होते हैं। चने के लिए आप डालते हैं ग्रीन कलर की होती है और टोबैको कैटरपिलर लाइट ग्रीन कलर की होती है। लेकिन आपके इंस्टार आपने देखा कई त्वचा विमोचन कैसे होता है। किसी इल्ली में 4 बार त्वचा विमोचन होता है तो किसी में 5 बार होता है और किसी में 6 बार होता है। पूरी लाइफ साइकिल अभी आपने देखा 17 दिन से लेकर 41 दिन में लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, जिसमें लाइफ साइकिल डिपेंड करता है क्लाइमेट पे, वातावरण कैसा है। अगर वातावरण आपका ज़्यादा गर्म है, आपका वातावरण में टेम्परेचर हाई है तो प्यूपल स्टेज बढ़ जाएगा। यही एक स्टेज है जो घटता है और बढ़ता रहता है, प्यूपल स्टेज, जिस पर किसी दवा का भी जल्दी प्रकोप नहीं होता और वो जो है ज़मीन के नीचे या घासों में रहता है, छिपा रहता है। इस आधार पे अगर हम कंट्रोल करते हैं इसको, पहले अगर हमको सेकेंड स्टेज लार्वी दिख रही है तो आप न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस NPV, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस आता है, आप उसका छिड़काव करिए। क्योंकि हमारे में इसमें कई किसान ऐसे बैठे हैं जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं और रासायनिक खेती, तीनों तरह के किसान हम देख रहे हैं, चेहरे से पहचान रहे हैं, तीनों तरह के किसान बैठे हैं। आपने रासायनिक खेती का भी आपने बताया, धानुका वालों ने सुन लिया है, उसको रिपीट करेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। तो हम आते हैं ऑर्गेनिक खेती पे। ऑर्गेनिक खेती में इल्ली के कंट्रोल के लिए सबसे बेस्ट है न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, उसका प्रयोग करिए। दूसरा बवेरिया बैशियाना, घर में दीमक को कंट्रोल करने के लिए बवेरिया बैशियाना का प्रयोग कर रहे हैं लोग। बवेरिया बैशियाना आप उसका प्रयोग करिए, 400 ml पर एकड़, जानते ही हैं आप, 200 लीटर पानी में। तीसरा मेटाराइजियम एनासोप्ली, आप सफ़ेद गिडार भी इससे कंट्रोल कर सकते हैं, मेटाराइजियम एनासोप्ली से। इससे आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं। और तीसरा चूसक कीट के लिए भी आपके पास दवाएं हैं, वो है आपका वर्टिसिलियम लिकेनी, 400 ml प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में वर्टिसिलियम लिकेनी। लेकिन एक चीज़ मान लीजिए,
कि जो स्प्रे का टाइम होगा, इंटरवल दोनों के दो स्प्रे के बीच में जो समय हो गया, आपने अगर ऑर्गेनिक किया है एक पेस्टिसाइड यूज, तो आपको कम करना पड़ेगा। ये बताएं कि मान लीजिए केमिकल में आपने 15 दिन के बताए हैं, अभी गर्मी में तो आपका एक हफ्ते में सारे केमिकल ब्रेक हो जा रहे हैं, एक हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा नहीं चल रहे हैं। लेकिन इसमें आपको ड्यूरेशन 7 से लेके 10 दिन तक रखना होगा, और केमिकल में आपको 10 से लेके 15 दिन तक रख सकते हैं, दोनों में अंतर है। दवा डालने के समय आपको पता है, जब हम लोग इस धूप में नहीं रुक पाते हैं तो दवा में जो है वो डिग्रेड हो जाएगा। इतने धूप में नहीं, सुबह डालिए और भरसक कोशिश करिए 4 बजे के बाद इसका प्रयोग करिए। उसके अलावा आपको माइकोराइजा दिखाया गया है, चूँकि वो कंपनी का नाम था धानुका का, माइकोर या जो भी हो, हम लोग उसको नाम को नहीं ले सकते, यहाँ टेक्निकल नाम उन्होंने शो नहीं किया किसी भी प्रोडक्ट का, और हम जब भी आपको बताएंगे टेक्निकल नाम ही बताएंगे, क्योंकि हम किसी बाजार का नाम नहीं बता सकते, कंपनी के प्रचारक चूँकि हम नहीं हैं। दूसरी चीज़ कि आपका माइकोराइजा है, माइकोराइजा पहले निकाला गया था एसोसिएशन ऑफ हायर प्लांट रूट एंड माइको, मतलब फंगस, इसके लिए निकाला गया था। लेकिन आने वाले समय में माइकोराइजा आपका बेस्ट है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। डोज जैसे अभी इन्होंने बताया था कि 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं, नो डाउट, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपको फायदा ही मिलेगा। इसके अलावा है हमारे पास सबसे, जिसको आप ब्रह्मांड भी कह सकते हैं, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा सिर्फ फफ्यूद को नहीं मारता, ट्राइकोडर्मा अगर आप जो फार्म यार्ड मंडियों और गोबर की खाद बना रहे हैं और वो 1 साल में सड़ता है, ट्राइकोडर्मा 4 से लेकर 6 महीने में सड़ा देगा। नाइट्रोजन कंटेंट को भी बढ़ा देगा। गोबर की खाद में कितना नाइट्रोजन पाता है? 0.2%, 0.2% नाइट्रोजन, 0.5% फास्फोरस, 0.2% पोटास, लेकिन ये तीनों को कंटेंट को बढ़ा देगा ट्राइकोडर्मा। ये डॉक्टर एससी दुबे का रिपोर्ट है, IRI दिल्ली, उन्होंने रिपोर्ट किया कि ट्राइकोडर्मा जो है NPK को भी बढ़ा रहा है। तीसरी चीज आपके पास है स्यूडोमोनास, ठीक है, स्यूडोमोनास जो है ये बेस्ट है, इसका उपयोग कर सकते हैं। बैसिलस एक बैक्टीरिया है बैसिलस सब्टिलिस, उसका उपयोग आप कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग करके आप 3 स्टार तक इल्ली को कंट्रोल कर सकते हैं, 3 स्टार तक। 4थे स्टार में नहीं कंट्रोल होगा, क्लियर कर लीजिए। 4थे स्टार में आपको केमिकल पे आना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप वास्तविक किसान हैं तो हमें लगता है ऐसा कोई किसान नहीं है जो 4th स्टार की इल्ली देखी हो, क्योंकि किसान वही है जो कम से कम 3 दिन में खेत पे पहुंच जाए। मैं नैनीताल में नौकरी कर रहा था तो ऐसे वहाँ किसान की परिभाषा देखा और उनको मैंने पूछा, अरे बोले महीने में चले जाते, क्योंकि गन्ने की खेती होती थी वहाँ। तो वो किसानी नहीं है, आपको किसानी वही करनी है कि तीसरे दिन खेत पे पहुँच जाए। और त्वचा विमोचन जब इल्ली करती है तो 3 दिन से ज़्यादा का समय लेती है। कोई भी त्वचा विमोचन होता है 1 से लेकर 3 तक आपका एक रहता है, उसके बाद जो है 12 दिन तक आपका जो है इल्ली का जो व्यवस्था रहती है। त्वचा विमोचन में काफ़ी अंतर है, आप उस पर दवा का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप अपने को, अपनी ज़मीन को और अपने आने वाली पीढ़ी को अगर अच्छा देखना चाहते हैं, उनकी आयु को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप शुरू में ऑर्गेनिक का प्रयोग करें। अभी इसमें 1-2 किसान हमारे बैठे हैं, मुकेश नेमा जी हैं या कृष्णपाल जी भी हैं, इन्होंने प्राकृतिक खेती भी शुरुआत किया है। इन्होंने इल्लियों को रोकने के लिए नीम अर्क जो है शुरू किया, मठा सड़ा करके आपने बताया, हमने उस पर एक्सपेरिमेंट कर डाला मठे पर। हमने थोड़ा सा मठा, उन्होंने बताया कि 7 लीटर लगता है सर एकड़ में, लेकिन हमको डोज में ज़्यादा लगा। उन्होंने फिर बताया हमने तांबे की लोटियाँ डालते हैं, उससे मठा जहरीला हो जाता है, उसका भी प्रयोग करके हमने देख लिया। और डॉक्टर जैन साहब से IRI में बात किया तो उन्होंने कहा बिल्कुल बेस्ट है यार, एकदम बढ़िया है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहले क्या था, जब खेती होती थी तो दवाएं तो नहीं थी, ये तो 1961 में आई ने दवा। उसके पहले क्या प्रयोग करते थे? दूध, मठा, घी, शहद, गुड़, यही ना प्रयोग होता था। हम लोगों को चोट लगी थी तो माँ जो है नीम की चैली लेती थी, उसको रगड़ती थी पानी में और उसको घाव पे लगा देती थी, 1 हफ्ते में घाव ठीक हो जाता था। लेकिन उसके साथ साथ हमारा खान पान अच्छा था। आपको खेत का खान पान अच्छा रखना है, आपको
बर्मी खाद पे आना है, आपको केचुआ पे आना है, आपको जो है आपके गोबर खाद पे आना है, वही स्थिति लाना है। लेकिन 1 अरब 40 करोड़ किसानों को ध्यान में रख के आना है, इनको खाना देना है। अगर आप सिर्फ आ जाएंगे प्राकृतिक खेती पे, ऑर्गेनिक खेती पे, तो खाना नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपको समायोजन बनाना पड़ेगा कि कितने % हम केमिकल का उसमें सम्मिलन करें कि हमारा प्रोडक्टिविटी न कम हो। इस पे हमको ध्यान रखना है, वही स्थिति लानी है। पहले धोती कुर्ता में ज़मीन पे बैठ के पात में खाते थे, बेल बॉटम आया तब भी पात में बैठ करके खा लेते थे, लेकिन जीन्स का पैंट आया नहीं खा सकते आप। वो तकलीफ है, लाभदायक नहीं है, आपको नुकसानदायक है। इसीलिए आप ऑर्गेनिक को 3rd स्टार तक ले जाइए कंट्रोल करने के लिए, और उसके बाद नहीं रुकता है तो केमिकल है। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो पूछिए, क्योंकि ऑलरेडी सब चीज़ रिपीट करने से आपका वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। तो आप कोई भी प्रश्न, मैं तो बोल रहा हूँ फंगस पे, मैं बोल रहा हूँ कीड़े पे, लेकिन कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मुझे आता नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा, नहीं आएगा तो 4 विश्वविद्यालय में से लौट के आया हूँ पढ़ के, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं, और जैसे उद्यानिकी हॉर्टिकल्चर कुछ अहम योजनाएं हैं, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे बीच मिसेस शिल्पी गुप्ता मैम हैं, RHEO नरसिंहपुर से। मैम प्लीज़ आप आइए और कुछ महत्वपूर्ण हॉर्टिकल्चर योजनाओं के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। अभी आपके पास कम ही मौका है, तो गौर से सुनिएगा, स्पेशली जो पीछे बैठे हुए हैं वहाँ हमारा नेक्स्ट माइक जाएगा, आप लोगों को गौर से सुनना है। आगे वाले अभी नहीं भी सुनेंगे तो चलेगा, पीछे जो है वो इस स्पीच में हमारा माइक पीछे जाएगा। नमस्कार, यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठगण, कृषि विज्ञान केंद्र से आए हुए वैज्ञानिकगण एवं सभी मेरे किसान भाइयों, आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम यहाँ ग्रीन टीवी चैनल द्वारा आयोजित किसान चौपाल में उपस्थित हुए हैं, और मैं हॉर्टिकल्चर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले तो हॉर्टिकल्चर में जो भी योजनाएं संचालित हैं वर्तमान में, उनकी संक्षिप्त रूप से आपको थोड़ा जानकारी दूंगी। हॉर्टिकल्चर से जुड़ने के लिए सर्वप्रथम जो कार्य है वो है ऑनलाइन आवेदन कराना, जिसकी जो लिंक है वो है MPFSTS, चाहे तो आप लोग लिख भी सकते हैं, लिंक वेबसाइट है। किसी भी योजना में जो भी किसान भाई आवेदन कराना चाहते हैं वो उसकी MPFSTS में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और जिसके लिए आवश्यक जो दस्तावेज हैं वो हैं आपका जो बैंक पासबुक, आधार कार्ड, और ये आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो, फ़ोन नंबर और खसरा। इन सभी दस्तावेजों को लेकर आप कहीं भी MP ऑनलाइन में जाकर या फिर हमारे कार्यालय में संपर्क कर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। अब मैं आती हूँ योजनाओं के बारे में। सबसे पहली जो हमारी जो महत्वपूर्ण योजना चल रही है वर्तमान में वो है PMFME, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना। इसमें जो भी बेरोजगार युवक हैं, 18 वर्ष से लेकर 62 वर्ष तक के जो भी महिलाएं एवं पुरुष हैं, इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की यूनिट खोलकर, जैसे आपकी राइस मिल, दाल मिल, आटा मिल, पोहा मिल, जितने भी फूड प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे सब्जियों से जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, टमाटर से जैसे हो गया केचप, चटनी, जैम, जेली, अमरूद से कैंडी, आंवला की कैंडी, आंवले का मुरब्बा हो गया, जो भी फ्रूट प्रोडक्ट बनते हैं, जितने भी, आप किसी भी प्रकार की यूनिट को खोलकर मतलब रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। और इसकी जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो हैं आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड और बैंक पासबुक और आपका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो। इसमें आप आवेदन करके हमारे कार्यालय से संपर्क करके या फिर इसकी भी एक वेबसाइट है pmfme.mofpi.government.in, इस वेबसाइट में जाकर आप स्वयं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर हमारे कार्यालय में आकर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। किसान भाइयों से अनुरोध है कि इस योजना का अधिक से अधिक मात्रा में लाभ लेकर उद्यानिकी विभाग से जुड़े। इसके बाद जो नेक्स्ट योजना आती है वो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना में हमारे विभाग द्वारा किसान भाइयों को ड्रिप और स्प्रिंकलर के सेट दिए जाते हैं,
जिसमें 2.5 एकड़ में 30 पाइप और 5 नोजल देने का प्रावधान है, जिसमें जो बड़े कृषक हैं, एसटी, एससी या ओबीसी जो भी है बड़े कृषक, मतलब जो जिनकी 2 हेक्टेयर से अधिक ज़मीन है, उनका 45% अनुदान का प्रावधान है, और जिनकी 2 हेक्टेयर इससे कम ज़मीन है उनको 55% अनुदान का प्रावधान है हमारे विभाग द्वारा। उसके बाद तीसरी योजना है RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इस योजना के अंतर्गत एक योजना है सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना। इस योजना में किसान भाई 0.25 से लेकर 2 हेक्टेयर तक का लाभ ले सकते हैं, और इसमें जो अनुदान की पात्रता है इकाई लागत का 40%, अधिकतम 20,000 रुपये पर हेक्टेयर योजना का मतलब आपको लाभ मिलेगा 1 हेक्टेयर में। जो भी किसान भाई मतलब सब्जियों की खेती करते हैं वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके बाद दूसरी योजना है मसाला क्षेत्र विस्तार योजना। उसमें भी इसी तरह जो भी मसाला की खेती करते हैं, हल्दी वगैरह जो भी है, धनिया, मिर्च, उसमें भी 40% सब्सिडी है, अधिकतम 12,000 रुपये पर हेक्टेयर। तीसरी है पुष्प क्षेत्र विस्तार योजना। इसमें भी इकाई लागत का 40%, लगभग 2.5 एकड़ में 16,000 रुपये अनुदान की पात्रता है। पुष्प क्षेत्र जो भी किसान भाई गेंदे की खेती करते हैं या जो भी फूलों की खेती करते हैं वो 16,000 रुपये पर हेक्टेयर अनुदान की पात्रता है इकाई लागत का। उसके बाद है एक योजना संरक्षित खेती, जिसमें जो भी किसान भाई ये हो गया अपना पॉली हाउस हो गया, शेडनेट हाउस हो गया, जो भी बनाना चाहते हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी पर वर्ग मीटर के हिसाब से है अनुदान 355 रुपये पर वर्ग मीटर, मतलब अधिकतम आप 4,000 वर्ग मीटर का शेडनेट हाउस बनवा सकते हैं, इससे कम भी बनवा सकते हैं, अधिकतम 4,000 वर्ग मीटर तक का। इसमें टोटल जो लागत आती है अधिकतम 5 लाख की आती है, जिसका 50% सब्सिडी लगभग 2.5 लाख रुपए योजना का प्रावधान हमारे विभाग द्वारा दे है। और इसके बाद हम आते हैं, अब ये तो हो गई योजनाओं की बात। अभी तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहती हूँ, अभी वर्तमान में पंजीयन अभियान चल रहा है हमारे विभाग में, जिसमें हमारे विभाग में मतलब सभी ब्लॉकों में जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं ऑनलाइन पंजीयन कर रहे हैं, पंजीयन करने में लगे हुए हैं, और कुछ किसान अपना पंजीयन MP ऑनलाइन में भी जाकर खुद से पंजीयन भी करा रहे हैं। तो किसान भाइयों आप सबसे अनुरोध है कि MP ऑनलाइन में या फिर हमारे विभाग में कांटेक्ट करके आप सब प्रथम विभाग से जुड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, जो कि मैंने आपको लिंक तो बता ही दी है, MP FSTS दोबारा भी बता देती हूँ। और आवश्यक दस्तावेज भी वही आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खसरा विवरण, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जाति प्रमाण पत्र अगर कोई ST SC का है तो, और आपका मोबाइल नंबर, इतनी चीज़ें आपकी लगेंगी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। ये तो हो गई योजनाओं की चर्चाएं जो भी हमारे विभाग में संचालित है। अब मैं थोड़ा आपको इंटरक्रॉपिंग के बारे में थोड़ा आपको जानकारी देना चाहती हूँ। इंटरक्रॉपिंग गन्ने में मतलब मेनली शुगर केन में इंटरक्रॉपिंग के बारे में बताना चाहती हूँ। पहले तो हम जानते हैं कि इंटरक्रॉपिंग होता क्या है। इंटरक्रॉपिंग मतलब एक ऐसी तकनीकी है कि एक ही खेत में अपन 2 या 2 से अधिक फसलें ले सकते हैं। इससे अपनी मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है, उत्पादकता भी बढ़ती है, और अपनी अच्छी इनकम भी प्राप्त होती है किसानों को। एक फसल के साथ साथ 2 या 2 से अधिक फसलें ले सकते हैं मतलब इंटरक्रॉप के रूप में। और ये कई प्रकार की है, इनके मतलब ये कई प्रकार के टाइप की होती हैं। जैसे एक हो गया मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग। मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग मतलब क्या होता है कि मतलब एक ही पंक्ति में अपन विभिन्न प्रकार की फसलों को उगा सकते हैं। जैसे गेहूं के साथ सरसों हो गया। उसके बाद आती है लाइन क्रॉपिंग। लाइन क्रॉपिंग मतलब 2 या 1 से अधिक पंक्तियों में अपन विभिन्न प्रकार की फसलों को उगा सकते हैं, जैसे मक्का के साथ चना। और होती है रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग मतलब एक फसल पकने के पहले ही अपन ने दूसरी फसल लगा दी, मतलब पकने नहीं पाई और दूसरी फसल लगा दी। जैसे कपास के साथ अपन मक्का लगा सकते हैं। और एक आती है गार्ड क्रॉपिंग, रक्षक मतलब, गार्ड मतलब रक्षक क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग। रक्षक मतलब गार्ड, जो सुरक्षा, जो मेन क्रॉप को सुरक्षा देने के लिए अपन जो सह फसल के रूप में इंटरक्रॉप लगाते हैं उसको गार्ड क्रॉपिंग कहते हैं। जैसे अपन गन्ने के साथ अमरूद को लगा सकते हैं, जैसे फलदार वृक्ष लगाओ तो गन्ने के साथ अमरूद लगा सकते हैं, तो अच्छा अपन को इससे अच्छी इनकम प्राप्त होगी। ये तो हो गई इंटरक्रॉपिंग की बात।
और ये इसकी तकनीकी मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ। गन्ना, जैसे गन्ना मेनली फरवरी, मार्च और सितंबर, अक्टूबर के बीच में ही लगाया जाता है। और इसमें और जो इसकी जो लाइन की 2 लाइनों के बीच की दूरी होती है गन्ने की, वो होती है लगभग 90 से 120 सेंटीमीटर। तो 2 लाइनों के बीच की दूरी अपन 90 से 120 सेंटीमीटर रखते हैं और उसके बीच 2 लाइनों के बीच में अपन मतलब इंटरक्रॉप को लगा सकते हैं। और अगर हम, जैसे मैं हॉर्टिकल्चर की बात कर रही हूँ, तो मैं शुगर केन के साथ अपन कौन से हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लगा सकते हैं, ये मतलब क्वेश्चन आता है। तो शुगर केन के साथ अपन बहुत सारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, जैसे टमाटर हो गया, बैगन हो गया, मिर्च हो गया, धनिया हो गया, फूल गोभी हो गया, और भी है, पालक हो गया। बहुत सारी क्रॉप्स हैं, सब्जियां हैं जो लगा सकते हैं। और अगर फलदार वृक्ष की बात करें क्या लगा सकते हैं इंटरक्रॉप के रूप में, तो वो हो गया पपीता हो गया और केला हो गया। ये भी मतलब इंटरक्रॉप के रूप में अपन उसमें लगा सकते हैं। अब ये एक चीज़ और है, मतलब मिर्च के साथ अगर अपन गेंदे की खेती करते हैं, इंटरक्रॉपिंग की बात कर रहे हैं, मिर्च के साथ अगर अपन गेंदे की खेती करते हैं तो मिर्च में लगने वाले जितने भी इंसेक्ट पेस्ट हैं उसको बचाया जा सकता है गेंदे के माध्यम से। तो ये भी अच्छा एग्जाम्पल है इंटरक्रॉपिंग का, मिर्च के साथ मतलब गेंदे की खेती करना। अब इसमें आता है कि इसमें अपन के इंटरक्रॉपिंग के फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहले तो जो भी किसान भाई जिस चीज़ के लिए अपन खेती करते हैं, अच्छी इनकम प्राप्त होती है। दूसरा है मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता दोनों बढ़ती है। इंसेक्ट और पेस्ट डिजीज कंट्रोल होता है। चौथा है अच्छी आय प्राप्त तो होती ही है ना। फिर उसके बाद अच्छे उचित संसाधनों का अच्छा उपयोग होता है। उचित संसाधनों के अच्छे उपयोग से मतलब है कि मतलब अपन जो मेन क्रॉप के साथ जो इतनी फसलें ले रहे हैं उसको उनका जो हवा, पानी, भूमि है उसका अच्छा उपयोग हो जाता है। कम संसाधनों में अधिक फसलों का अपन यूज कर सकते हैं। ये तो हो गई इंटरक्रॉपिंग की बात। अब लास्ट में तो मैं आप लोगों से बस यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि अभी हमारे विभाग में वही पंजीयन अभियान चल रहा है, तो अधिक से अधिक किसान भाई हमारे विभाग से जुड़ें और ऑनलाइन पंजीयन कराकर मतलब हमारे विभाग से जुड़ें। धन्यवाद। अब सवाल की बात आई तो मैं बस आप लोगों से इंटरक्रॉपिंग के बारे में ज़्यादा मैंने बताया है, तो वही चर्चा करना चाहूँगी। मिर्च के साथ मतलब क्या लगा सकते हैं अपन इंटरक्रॉप के रूप में, जिससे मतलब अपन को प्रोडक्शन प्राप्त हो सकता है। तो कोई बताएंगे फसल का नाम आप लोग? गेंदा लगाते हैं। बिल्कुल सही, आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम ये तमाम जानकारी देने के लिए। मिर्च या टमाटर जिसमें नीमेटोड की समस्या होती है, तो गेंदा जो है वो एक उपयुक्त फसल होता है जो कि आप इंटरक्रॉपिंग करके नीमेटोड की समस्या से अपने फसल को बचा सकते हैं। डॉक्टर दीप्ति यादव मैम है ADA AETC नरसिंहपुर से। मैम कुछ महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं के बारे में आपको बताने वाली हैं जिसका आप लाभ उठा सकते हैं और जो है वो अपने खेत में उसको अपना सकते हैं। तो मैम प्लीज़ आप आइए और कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जानकारी दीजिए। धन्यवाद मैडम। आदरणीय कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र से पधारी शर्मा जी, निधि मैडम, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला से पटेल सर, कृषि अभियांत्रिकी से सिंह सर और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से आए मैडम, तथा सम्मानीय सभी कृषक भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर दीप्ति यादव कृषि विभाग से हूँ और कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केंद्र में पदस्थ हूँ। मैं यहाँ किसानों के लिए जो महत्वपूर्ण कृषि विभाग की योजनाएं हैं उनके बारे में आपको अवगत कराना चाह रही हूँ। जैसे बीज ग्राम योजना, कुछ मुख्य बिंदु बताऊंगी और साथ में आप लोग इसमें से भी देख पाएंगे। जो बीज ग्राम योजना है वो इस कार्यक्रम में केंद्रांश का 60% और 40% राज्य के सामंजस्य से ये योजना चलती है और इसमें अनाज फसलों के लिए 50% बीज पर और दलहनी तिलहनी फसलों पर 60% अनुदान है। राज्य पोषित नलकूप खनन योजना, ये कुछ योजनाएं जो होती हैं सभी जिलों के लिए नहीं रहती हैं, 48 जिलों में ये लागू है, लेकिन हमारे यहाँ नरसिंहपुर में कुछ ब्लॉकों में है और कुछ ब्लॉकों में नहीं है। तो विकासखंड स्तर से आप लोग पता करके और वहाँ हमारे जो अधिकारी हैं, कृषि अधिकारी और SADO महोदय, उनसे आप संपर्क करके ये करवा सकते हैं, जिसमें कि
खनन पर लागत का 75%, अधिकतम रुपए 25,000, जो भी कम हो वो अनुदान देय होता है। और पंप स्थापना हेतु लागत का 75%, अधिकतम 15,000, जो भी कम हो वो अनुदान देय होता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसमें कि फसलों के नाम दिए गए हैं, खरीफ और रबी फसलों के, और जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर इनमें अलग अलग फसलों का चयन किया जाता है, जिसमें कि आपके लिए ये जैसे कि आप देख रहे हैं सम्मिलित जो जोखिम है वो दिए गए हैं। खड़ी फसल में बुआई से लेकर कटाई तक, फसल कटाई उपरांत हेतु जो नुकसान होते हैं उस पे, कटाई के उपरांत फसल क्षति एवं स्थानीय आपदाएं। पात्रता के लिए सभी किसानों के लिए फसल बीमा योजना स्वैच्छिक रहेगी, जिसमें खरीफ में अगर हम देखें अनाज, तिलहन और दलहन फसलों में बीमित राशि का 2% या वास्तविक दर जो भी कम हो वो लागू होता है। रबी फसलों में अनाज, तिलहन, दलहन फसलें तथा इसमें बीमित राशि का 1.5% रहता है। खरीफ और रबी अगर जब नगदी फसल हैं जैसे कपास या बागवानी या उद्यान की फसलें, उनमें बीमित राशि का 5%। इसके लिए आप लोगों को जो रजिस्ट्रेशन कराना होता है वो डेट अनिवार्य रूप से आप नोट करके रखें। इसमें अगर ऋण लेने की अवधि में 1 अप्रैल से 31 जुलाई और रबी में 15 सितंबर से 31 दिसंबर तक की। और इसी तरीके से अगर किसानों से खातों में से प्रीमियम काटने की अंतिम तिथि है तो उसमें 1 अप्रैल से 31 जुलाई और रबी सीज़न में 15 सितंबर से 31 दिसंबर। तो ये इस डेट पे ही आपको कराना होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं नरसिंहपुर ज़िला ये इसमें 8वें नंबर पे दिख रहा है। तो इसमें जबलपुर कटनी, ये जो अपना जबलपुर संभाग वाला है, इसमें आएगा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया से बीमा होता है। और इसके साथ हमारी है सॉइल हेल्थ कार्ड योजना। अपने नरसिंहपुर ज़िले में भी हमारे यहाँ पटेल डॉक्टर RN पटेल सर हैं मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में। तो ये सॉइल हेल्थ कार्ड योजना अपने ज़िले में भी चल रही है और ये काफ़ी समय से चल रही है, मतलब 2019 से ये उपलब्ध है। और इसमें मृदा स्वास्थ्य पत्रक वाला जो कार्ड बन के देते हैं उसमें आप मिट्टी परीक्षण मतलब निःशुल्क होता है, साथ ही उसमें निःशुल्क सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराया जाता है ना। तो इसमें आपको पोषक तत्व जितना उर्वरक आपने अपनी जो अगली क्रॉप लेने वाले होते हैं फसल का नाम देते हैं तो उसके अनुसार अनुशंसित पोषक तत्व जो आप डालेंगे वो भी हम कार्ड में लिख के दी जाती है। तो ये आपको निःशुल्क प्राप्त होता है। और अभी ब्लॉक स्तर पे भी प्रयोगशालाएं शुरू हो रही हैं, तो आप लोग अपने मिट्टी का परीक्षण जरूर करवाएं। अगली है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, RAD के नाम से है। ये काफ़ी समय से चल रही है और इसमें जो सूखा, बाढ़ और प्रतिकूल मौसम से होने वाले नुकसानों को कम करने के लिए है। प्राकृतिक संसाधनों के लिए जो हमारे धान्य के साथ साथ उद्यानिकी और पशुपालन सभी को अगर सम्मिलित करके अगर हम करते हैं कृषि, तो नुकसान भी अगर होने वाला होता है तो वो कम होता है और अनुमानित जो हमारा आय है वो बढ़ जाती है। इसमें संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू है और हितग्राही कृषकों की पात्रता के लिए एक परिवार को अधिकतम 2 हेक्टेयर पर वित्तीय मतलब 1 लाख रुपए तक की सहायता दी जा सकती है। आवेदन की प्रक्रिया देख लीजिए। उप संचालक कृषि के अंतर्गत योजना में हितकारी ग्राही जो चयन है वो ग्रामीण कृषि विस्तार, अभी हमारे आप लोग देख रहे हैं रो में, पीछे रो में मैडम लोग बैठे हैं और सारे हमारे नए AEO जो भर्ती हुए हैं तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फील्ड पे हमारा अमला बढ़ गया है कृषि विभाग का, तो आप इनके माध्यम से इनके लिए भी तालियां बजाएं। हमारा कृषि विभाग का काम जोर शोर से चालू हो जाएगा, ज़िले में प्रगति दिखाई देगी, है ना। और इसके साथ में अब हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसमें मुख्यतः जो माइक्रो इरिगेशन के लिए ड्रिप लगाने के लिए दिया जाता है। साथ में प्रधानमंत्री बलराम तालाब निर्माण के लिए भी दिया जाता है। तो एक ड्रिप का है जिसमें गन्ना फसल के लिए भी लगाते हैं। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में इकाई लागत का 40% या अधिकतम 80
80,000 सामान्य लघु सीमांत कृषकों को इकाई लागत का 50% अधिकतम 80,000 और SC/ST के लिए 75% या अधिकतम 1 लाख रुपए का है। अगली योजना है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसमें भी सस्टेनेबल का मतलब होता है कि हम अपनी जो अगली जनरेशन है उसके लिए हमारी मिट्टी और फसल की जो है सततता बनी रहे, इसके लिए काम किया जाता है। और इसमें अनुदान और सुविधा योजना नर्सरी स्थापना हेतु राशि 10 से 40 लाख, पौधरोपण हेतु बाउंड्री प्लांटेशन पर 35 रुपये प्रति पौधा और पौधरोपण में राशि 14,000 प्रति हेक्टेयर, इस तरीके से प्लांटेशन के लिए दिया जा रहा है। अगली योजना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना। ये काफ़ी सालों से चल रही है, 2007-8 से केंद्र शासन से चल रही है, जिसमें कि NFSM के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन धान के लिए है, गेहूं के लिए है, दलहन में टर्फा योजना है, मोटा अनाज के लिए मक्का और जौ पर है, साथ ही सीरियल बाजरा, ज्वार और लघु अनाज पे है, और साथ ही NFSM में नगदी फसलों जैसे कि शुगर केन में इंटरक्रॉपिंग करते हैं पल्स के साथ। तो टर्फा योजना बहुत अच्छे से ब्लॉक से संचालित हो रही है, जिसमें आप देख सकते हैं बीज वितरण, पहला है फसल प्रदर्शन, फिर है बीज वितरण अनुदान और फिर है बीज उत्पादन अनुदान। तो इस तरीके से यह योजना संचालित होती है। ब्लॉक स्तर से आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं। सिंचाई यंत्र, जिसमें कि स्प्रिंकलर, दलहन, गेहूं और न्यूट्रीसीरियल पे पाइपलाइन दिए जा रहे हैं, दलहन और गेहूं और धान पे। पंप सेट है जो कि दलहन, गेहूं और धान पे है, और रेन गन है जो दलहन, गेहूं पे दिया जा रहा है। तो इस तरीके से सिंचाई यंत्रों पे भी दिया जा रहा है। तो मैम, सोलर पंप के लिए ऊर्जा नवीनीकरण से है, जिसमें कि सोलर पंप भी लगाए जा रहे हैं, फेंसिंग है, सोलर जो से फेंसिंग की जाती है, तो उनके विभाग से है ये। धन्यवाद मैम, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप टोल फ्री नंबर नोट कर सकते हैं। धानुका एग्रीटेक का टोल फ्री नंबर है 1800-102-1022। कोई भी समस्या है, धानुका से जुड़ना है, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 1800-102-1022। न्यू हॉलैंड का टोल फ्री नंबर है 1800-419-0124, 1800-419-0124। और ग्रीन टीवी का व्हाट्सएप नंबर है 9953218363। तो कोई भी आपको सवाल हो तो आप ग्रीन टीवी के व्हाट्सएप नंबर पे अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। तो हम हमारे आज के आखिरी स्पीकर को बुलाते हैं, जो हैं डॉक्टर सुभाष नागवंशी जी, आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर हैं, आयुष विंग नरसिंहपुर से। ये आपको एक योजना के बारे में बताने वाले हैं जो कि सहजन की खेती कर रहे किसानों के लिए कैसे फ़ायदेमंद है। आप सभी का सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर सुभाष नागवंशी, आयुष विभाग से हूँ मैं। और सबसे पहले तो मैं कृषि विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और हमारा ग्रीन टीवी चैनल, उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि जो मुझे आज के लिए थोड़े समय के लिए ही मंच प्रदान करने का मौका मिला। एक्चुअली मैं आयुष विभाग से हूँ, तो आयुष में आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी, ये तीनों का मिक्सचर होता है। और मेरी जो पैथी है वो जनमानस का चिकित्सा क्षेत्र से हूँ, तो बहुत ऐसा एग्रीकल्चर का मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन हमारे विभाग में के साथ कुछ विभाग के मिलीजुली एक योजना का मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, जो भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा ये हम लोगों को सौंपी गई है। वो है देवारण्य योजना। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन का ये मानना है, या उनका ये है कि जो किसान आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं हैं, या जिनके पास वो भूमि है जो बहुत ज़्यादा उर्वरक क्षमता नहीं रखती है, या जिनके पास सिंचाई का साधन उतना पर्याप्त नहीं है, जो उनके लिए एक आर्थिक रूप से उन्नयन के लिए एक योजना का इंट्रोड्यूस उन्होंने किया है, मतलब लाई गई है, वो है देवारण्य योजना। इस योजना का ये है कि जो देवारण्य योजना मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित एक योजना है, जिसका उद्देश्य जनजातीय क्षेत्र
में रोजगार पैदा करना और औषधीय पौधों को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत प्राकृतिक रूप से उपलब्ध औषधीय पौधों की पहचान, संरक्षण और वैज्ञानिक उपयोग के लिए उनका विकसित करना है। एक्चुअली मेरा जो विभाग है वो चिकित्सीय विभाग है, तो इस योजना में हमारे जो विभाग का कार्य ये है कि जो औषधि हैं, अगर हम आप कोई भी, जैसे अभी पौधों के बारे में सर ने बहुत सारे मेडिसिन बताई हैं, तो हम लोग जो भी दवाई उपयोग करते हैं तो वो अच्छी गुणवत्ता की हो। तो अब जो रासायनिक खाद के कारण जो, जैसा आप जो खेती करते हो, जनरल गेहूँ है, चावल है, उनकी उर्वरक, ऐसे मेडिसिन की भी खेती की जाती है। और अगर हम कोई दवा लेते हैं तो हम चाहते उस दवा का पूरा बेनिफिट हम ले सकें। वो तभी संभव है जब वो दवा अच्छी हो। अगर हम दवा बना रहे हैं तो हमें जो मेन प्रोडक्ट है, फल है, जड़ है, पत्ती है, वो बहुत अच्छी होना चाहिए, तब तो दवा का असर भी बहुत अच्छा होगा। तो इसके अंतर्गत ये योजना लाई गई है कि वो किसान जो आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं है और जिनके पास ज़मीन कम है या उतनी उपजाऊ ज़मीन नहीं है, कम उपजाऊ ज़मीन है, या जहाँ पर उनकी सिंचाई का साधन कम है, उनके लिए बहुत अच्छी योजना है। इसके अंतर्गत हर ज़िले में, मध्य प्रदेश के हर ज़िले में अलग अलग पौधों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो जहाँ की जलवायु के हिसाब से और जो जिसका संरक्षण अच्छे से कर सके उसके हिसाब से। तो हमारा जो नरसिंहपुर है उनके लिए हम लोग को सहजन, मुनगे की खेती के लिए बताया गया है। तो मुनगा एक ऐसी फसल है जो लगभग आप सभी उससे बहुत अच्छे से परिचित हैं। वो मेडिसिनल में भी आता है और हमारे खान पान में भी आता है। तो उसकी खेती कैसे की जा सकती है, उससे कैसे से बेनिफिट लिया जा सकता है। तो सिर्फ हम मुनगे को कैसे जानते हैं कि हम मार्केट जाते हैं, फली की सब्जी बना के या उसको खाने में अपन यूज़ करते हैं और बस ये मुनगा हमारे एक जनरल में आता है कि ये मुनगा है। लेकिन उस मुनगे से बहुत सारी मेडिसिन सब बनती हैं और पहले से बनती आ रही है, लेकिन अब उसका इतना प्रचार प्रसार हो गया है कि गवर्नमेंट हर क्षेत्र में, खाद्य से लेके मेडिसिन क्षेत्र में उसका उपयोग करते हैं। यहाँ फली के साथ साथ, फली जो ग्रीन है जो हम मार्केट से खरीदते हैं, सब्जी बनाते हैं, वो तो ठीक है, उसको सूखने के बाद जो फली जो वेस्ट हो जाती है उसका प्रोडक्ट बनता है। इसके अलावा उसकी जो पत्तियां हैं उसमें साल में 4 से 5 बार हम पत्ती कलेक्शन कर सकते हैं। उसके अभी हमें चूर्ण फॉर्म बनाया जाता है पाउडर फॉर्म में। तो वो मधुमेह, ऐसा लगता है कि अब हर घर में डायबिटीज़ मतलब मधुमेह और बीपी की समस्या, तो दोनों में वो फ़ायदा करता है। यहाँ तक कि वेट लॉस करने में और वेट बढ़ाने में भी फ़ायदा करता है। तो पत्ती का प्रयोग, उसकी छाल का प्रयोग, घुटने के दर्द, जितने भी दर्द रहते हैं, एज के कारण जो प्रॉब्लम आती है उसमें, ये मतलब उसकी छाल, उसकी पत्ती, उसके फल, ऑलमोस्ट सभी चीज़ों में वो मेडिसिनल रूप में मिलता है। अब आपके घर में एक मुनगे का पेड़ लगा होगा, या हम सब्जी लेने जाते हैं तो एक पाव अगर अपन लेते हैं तो 40-50 रुपये पाव चल रहा है, 200 रुपये का, 250 रुपये का किलो चलता है। लेकिन ये छोटे क्षेत्र में, लेकिन अगर कोई उद्योग अगर अपने उसमें करना चाहता है, कोई खेती करना चाहता है, तो बल्क फॉर्म में अगर अपन इसको प्रोड्यूस करते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिट ले सकता है। इसकी योजना में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप हमसे संपर्क करेंगे तो समय समय पर उसका हम आपको विस्तृत करने मिल जाएगा। उसके लिए थोड़ा वैज्ञानिक हम आपको, मतलब सर से हम लोग, मैं बोला हूँ मैं कृषि से संबंधित नहीं हूँ। अब जिसमें फल नहीं आ रहा है उसका कोई ना कोई रीज़न है, क्योंकि मेरे घर जो लगा है वो तो बहुत फल देता है, और इतना फल देता है कि मेरे पूरा पड़ोस और मेरे जान पहचान वाले सब लोग खाते हैं, फिर भी नहीं आता। हाँ, तो उसके लिए सर, उसके लिए हम आपको सहारा लेंगे हमारे कृषि विभाग के वैज्ञानिक केंद्र से, उनका दौरा लेना पड़ेगा। उसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। तो मैं सिर्फ इस योजना का थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ कि ये योजना है, इसमें हमें सहजन की अगर खेती करना चाहते जो भी इच्छुक किसान है, इसमें हम लोग को एक ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें जुड़ें हैं। जैसे मान लो कोई क्षेत्र जहाँ पर उतनी फसल पैदा नहीं हो रही है या ज़मीन उतनी उपजाऊ नहीं है, तो वो लोग इसका अच्छे से यूज़ कर सकती है। इंटरक्रॉपिंग मैडम ने बताया, उसके साथ साथ हम उसका योजना का बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो कुछ ट्रेनिंग होगी, जैसे संबंधित हम लोग के यहाँ जो ब्लॉक हैं, 6 ब्लॉक हैं, 6 ब्लॉक में हम लोग के अलग अलग नोडल नियुक्त किए गए, उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। अब उनको अलग अलग ब्लॉक्स में हमें किसानों की ट्रेनिंग लेना है, साथ में जो NRLM के भाई बहन हैं उनकी सहायता लेना है, उनके थ्रू ये योजना आगे जाना है। इसमें सबसे बड़ी बात किसानों के साथ ये है कि कोई भी फसल, कोई भी योजना वो उगा लेता है, बना लिया, अब जो एंड प्रोडक्ट रहता है उसको मार्केट में कैसे लेके आएँ
और उसका बेनिफिट कैसे मिले। मतलब आपने तो मुनगा अगर मान लो खेती कर ली या कोई भी प्रोडक्ट की खेती कर ली, लास्ट प्रोडक्ट जो मिलता है वो मार्केट में हमें बेचना रहता है, तो उसको अपन कैसे उसका सामंजस्य कैसे स्थापित करना व्यापारी से, उसके संबंध में। और मैं चाहता हूँ, और एक और ये, इसमें रासायनिक किसी प्रकार के रासायनिक का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि एक बार एक वन टाइम उसमें इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम है और लाइफ टाइम का उसमें मिल सकता है, आपको उसका लाभ मिल सकता है। और मैं चाहता हूँ इसके साथ मतलब फली पूरा का पूरा प्रोडक्ट अपन मतलब उसका फली, उसका छाल, उसकी पत्ती, सारी चीज़ें हम अपन यहाँ से बाहर भेज सकें, या यहाँ पर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम व्यापारी से आपका संपर्क करके वो आपका ले सकते हैं, तो वो आपको घर बैठे रकम भी दे सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं और अभी हम जो है वो कुछ प्रस्तुति पत्र जो है सर्टिफिकेट हम हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स को देंगे। सबसे पहले है श्री राकेश जी सन ऑफ श्री कमल नारायण राजपूत जी, बावली गोड़ेगांव, अरहर की उन्नत खेती करते हैं ये। श्री उमेश कठारे सर, डेप्यूटी डायरेक्टर एग्रीकल्चर और पीडी आत्मा, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से। श्री कृष्णपाल लोधी जी गोड़ेगांव से गन्ने के साथ अंतर्वित्त फसल उत्पादन तकनीक इन्होंने जो है वो विकसित किया है। श्री अनूप जी हैं सन ऑफ श्री राकेश पचौरी जी, गोटे गांव से धार बार पद्धति से ये अरहर की जो है वो उन्नत खेती करते हैं। श्री राव गुलाब सिंह जी गोटे गांव से उन्नत किस्मों से दलहन उत्पादन करते हैं ये। श्री मुकेश नेमा जी हैं करेली से, यौगिक पद्धति से खेती ये करते हैं। श्री अरविंद साहू जी हैं सास बहू करेली से, नरवाई प्रबंधन से सुपर सीडर से ये बोनी करते हैं। श्री लखन जी हैं सन ऑफ श्री घनी राम पटेल जी, राम पिपरिया करेली से, प्राकृतिक पद्धति से ये खेती करते हैं। श्री सचिन कुर्मी जी हैं सूरज गांव नरसिंहपुर से, प्राकृतिक खेती मूंग उड़द की करते हैं ये। प्रोफेसर विजय यादव जी हैं नरसिंहपुर से, प्राकृतिक खेती करते हैं ये। श्री इंद्रपाल पटेल जी हैं चिलाचौन नरसिंहपुर से, नरवाई प्रबंधन से मूंग की जैविक खेती करते हैं ये। श्री कुलदीप जी हैं सन ऑफ सुरेश कौरव जी, चीचली से वर्मी कंपोस्ट निर्माण करते हैं ये। श्री ब्रिजेश जी हैं सन ऑफ इंद्रजीत कौरव जी, टिकटोली चीचली से, प्राकृतिक खेती करते हैं ये। श्री ब्रिजेश जी सन ऑफ इंद्रजीत कौरव जी, टिकटोली चीचली से, प्राकृतिक खेती करते हैं ये। श्री उपेंद्र जी हैं सन ऑफ राकेश जी सुखी खैरी चीचली से, ये धारबार पद्धति से अरहर का उत्पादन करते हैं। मैं आप लोगों को फिर से बता देती हूँ कि आज का कार्यक्रम जो है वो हम मध्य प्रदेश कृषि विभाग, नरसिंहपुर कृषि विभाग, आत्मा आडिया फाउंडेशन, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड और न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के सहयोग से कर रहे थे, जिसका मकसद है कि मूंग और उद्यानिकी फसल प्रबंधन और आधुनिक कृषि तकनीक पर हमने चर्चा किया। उम्मीद है कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया है। आप अगर धानुका एग्रीटेक का टोल फ्री नंबर नोट करना चाहें तो 1800-102-1022, न्यू हॉलैंड का टोल फ्री नंबर 1800-419-0124 और ग्रीन टीवी का व्हाट्सएप नंबर 9953218363। तो अगर अभी तक आपने ग्रीन टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर ले। साथ ही में ग्रीन टीवी के फेसबुक पेज को लाइक व फॉलो करके इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।